हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम मनोज बजाज है और मैं बिज़नेस मार्केटिंग एंड प्रॉफिट कोच हूँ। मैंने अपने कैरियर के अंदर 10,000 से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स को, जो कि 13 कंट्रीज से मेरी वर्कशॉप्स और सेशंस अटेंड कर चुके हैं, हेल्प करी है उनका बिज़नेस तेज़ी से कैसे बढ़ाना है। मैंने 26 किताबें भी लिखी हैं और मैं अलग अलग वर्कशॉप्स करता हूँ अपने इंडिया के और बाहर के बिजनेस ओनर्स को तेज़ी से अपना बिजनेस, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने में। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके मैंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा है कि छोटे बिजनेस ओनर्स, यानी कि जिसको मैं प्यार से लाला जी बोलता हूँ, वो अपना बिजनेस तेज़ी से कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक पॉडकास्ट की सीरीज़ स्टार्ट करी है। इस पॉडकास्ट की सीरीज़ का मैंने नाम रखा है मार्केटिंग इज़ एक्सट्रीमली ईजी विद मनोज बजाज। आज इस पॉडकास्ट सीरीज़ का पहला एपिसोड है और आज मैंने जो पहले गेस्ट को इनवाइट करा है उनका नाम है अभिनव सैनी। अभिनव सैनी जो है पेट मोल्ड इंडस्ट्री के कहना से राजा हैं। और बिफोर आई मूव फॉरवर्ड मैं अभिनव को ही इनवाइट करूंगा कि अभिनव, आप ही क्यों नहीं हमारे दर्शकों के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस करते। ओवर टू यू अभिनव। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिनव सैनी है। आई एम मैनेजिंग डायरेक्टर एट आशीष टूल्स और पिछले हमारी कंपनी ने 2700 से भी ज़्यादा क्लाइंटों के साथ काम किया है और वो भी 9 कंट्रीज़ में। और इस जर्नी के दौरान हमने एफएमसीजी इंडस्ट्री, जिसमें मेनली पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, कन्फेक्शनरी है एंड देयर आर मैनी मोर वर्टिकल्स, और हमने इस इंडस्ट्री में 65,000 करोड़ से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कराने में इन कंपनीज़ की हेल्प की है। 65,000 करोड़, वाओ। सो आप ये कह रहे हो कि आपने अपनी जर्नी के अंदर बाकी कंपनीज को 65,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करी है। दैट्स करेक्ट सर। दैट इज़ अमेजिंग। तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। आप किस उम्र के अंदर इस बिज़नेस के अंदर आए, कैसे आपको लगा कि मेरे को इस बिज़नेस में जाना चाहिए, या इससे पहले आपने कुछ और भी चीज़ ट्राई करी थी। हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट? सर, मेरी जो जर्नी है वो कॉलेज टाइम से ही शुरू हो गई थी फादर के साथ। कॉलेज टाइम में जैसे हम कॉलेज से आते थे तो फादर हमको ऑफिस बुला लेते थे, फैक्ट्री में हम लोग घूमते थे एंड दिस इज़ हाउ वी लर्न। टेक्निकल कोड्स बनाना, क्लाइंट के लिए पीआईज रेडी करना, ऐसे हम पापा की हेल्प करते थे और धीरे धीरे हम उसमें मोल्ड होते चले गए। ड्यूरिंग दैट टाइम हम लोग एग्जीबिशंस बहुत पार्टिसिपेट करते थे बिकॉज देयर इज़ नो अदर ऑप्शन टू जनरेट लीड्स और नए क्लाइंटों से मिलना, कोई और प्लेटफॉर्म होता नहीं था। तो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, हम उस एग्जीबिशन में विजिट करते थे एंड दिस इज़ हाउ माई लर्निंग और इट ऑल स्टार्टेड। और समवेयर अराउंड इन 2007 आई कंप्लीटेड माई बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड उसके बाद मैंने इन्फोसिस ज्वाइन कर लिया सर। इन्फोसिस में आपका क्या रोल था? आप उसमें मार्केटिंग या सेल्स संभालते थे या कुछ और संभालते थे? तो सर, इन्फोसिस की जो मेरी जर्नी थी 2007 में शुरू हुई थी ये, और पहली बार मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस से एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करने गया था। एक ओनर से एक एम्प्लॉय बनकर गया था। तो ड्यूरिंग दैट जर्नी मैंने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर सीखा, कॉर्पोरेट में कैसे चलता है, उनके सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, कैसे वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और कैसे वो ग्रो करते हैं। तो दिस वॉज समथिंग न्यू टू मी। और 3 साल ये सब लर्न करने के बाद मैं 2012 के अराउंड वापस दिल्ली आया एंड आई जॉइन माई फादर्स बिजनेस। ग्रेट। तो जब आपने फादर का बिज़नेस ज्वाइन करा तो उस टाइम के ऊपर बिज़नेस का जो जर्नी था वो किस लेवल के ऊपर था, किस पड़ाव के ऊपर था? और उसके बाद जब आपने ज्वाइन करा तो उसके अंदर आप ये भी बताओ कि किस तरह के कोई चैलेंजेस वगैरह आते थे ग्रोथ के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर? कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे वो जर्नी को आपने आगे लेकर के बढ़ाया? तो सर, जब मैं इन्फोसिस से वापस आया और फादर का बिज़नेस ज्वाइन किया तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जब आप एक कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर लेते हो और वहाँ से वापस आके ट्रेडिशनल बिजनेस में करते हो काम, तो हमारे पास कोई डाटा नहीं था। करंट बिजनेस में कोई ट्रैकिंग नहीं थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, सब लोग सब काम कर रहे थे। तो एक फायर फाइटिंग वाला क्योस बना हुआ था। बट सिंस आई वॉज बैक और मुझे मोल्ड होना था तो मैं उसमें मोल्ड अपने आप को कर लिया। और ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने एग्जीबिशंस जाना बिल्कुल नहीं छोड़ा था। जैसे पापा ने सिखाया था, एग्जीबिशंस घूमो, नए प्रोडक्ट देखेंगे तो आप मार्केट में ला के उसको सेल कर सकते हो। तो एग्जीबिशन जाते रहे और एक दिन हमको एक प्रोडक्ट मिला, यूपीवीसी डोर्स एंड विंडोज़ एंड मॉड्यूलर स्पेस सेविंग फर्नीचर। आई गॉट सो फैसिनेटेड विद दोज प्रोडक्ट्स और ये समझ में आया कि यार ये तो आग लगा देगा इंडिया में अगर हम ले गए तो। बिना सोचे समझे फैक्ट्री डाल दी, फैक्ट्री डल गई, सब कुछ सिस्टम लग गया हमारा। अब ऑर्डर्स का वेट था जो आ नहीं रहे थे हमारे को। अब ट्रेडिशनल जो हमारा वे था मार्केटिंग का कि हम मार्केटिंग कैसे करें,
तो 190% आई थिंक 90% हमारा जो काम था वो रेफरल बेस्ड था, एंड वेन एवर देर इज़ अ रेफरल देर इज़ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ डिस्काउंट। तो रेफरल पे काम भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं और डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है। प्रॉफिट आ रहा था लेकिन वो बुक्स में आ रहा था, बैंक बैलेंस ज़ीरो था। और मार्केटिंग के नाम पर हमारे पास टेली कॉलिंग होती थी, हमारी फ्लायर्स हम लोग करते थे, जगह जगह होर्डिंग्स लगा देते थे, लेकिन आरओआई पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से आ रहा है या नहीं भी आ रहा। सो ओवरऑल इट वाज अ कंप्लीट केओस सिचुएशन फॉर अस। और ऐसे करते करते 2 साल बीत गए, और ड्यूरिंग 2016 माय फादर वाज डायग्नोज फॉर कैंसर, और अगेन फिर हमारी लाइफ चेंज हो गई। ऑफिस जाना ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था बिकॉज उनके ट्रीटमेंट में हम लोग इतना बिजी हो गए थे। एंड इन 2019 ही पास्ड अवे फॉर हिज इलनेस। और जब मैं वापस आया तो देखा इतना ज़्यादा क्योस हो चुका था बिजनेस में, डेटर्स भर चुके थे, वेंडरों की पेमेंट नहीं हो रही थी, क्लाइंट आखिरी का पेमेंट हमारा मर जाता था, सेल्स वाले भाग जाते थे तो पेमेंट आना फिर से बंद हो जाता था। तो अगेन वही क्योस वाली सिचुएशन हमारी रही। और एंड में फिर मैंने थक कर लॉकडाउन के ड्यूरेशन में वो अपने दोनों बिज़नेस जो 2014 में बहुत फैसिनेटिंग मोमेंट पे शुरू किए थे वो मुझे मजबूरन बंद करने पड़ गए। सो मैं ये देखता हूँ कि लोग आउट ऑफ पैशन बहुत सारे नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक थोड़ा सा डिफरेंट केस था कि आप एक एग्जीबिशन में गए, वहाँ पर एक आपको बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी दिखी, यू स्टार्टेड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि अगर कोई खाना अच्छा बनाता है या खाने का शौकीन है या फूडी है तो उसको लगता है मैं रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। या फिर लोग ऐसे होते हैं कि वो कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, मक्खन मलाई और प्रॉफिट जो है सारा कंपनी या लाला जी खा जाते हैं, तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ। या फिर कोई ऐसे थॉट प्रोसेस से आइडिया आ जाता है लोगों को कि मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। बार बार मैं ये चीज़ देखता हूँ कि आइडिया आने में और लोगों को सलाह लेने के अंदर सब लोग बताते हैं स्टार्ट तो कर लो बिजनेस, दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया। मगर मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ, नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट कि बिज़नेस को ग्रो कैसे करेंगे, कस्टमर कैसे आएगा, पेमेंट्स कैसे आएंगी, सेल्स कैसे बढ़ेंगी, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। अब खोलना तो बहुत आसान है, मगर बिज़नेस वहाँ पे जाके फंस जाता है जब आपने खोल तो दिया, मीटर आपका डाउन हो गया, आपने हो सकता है बैंक से लोन लिया हो इक्विपमेंट के लिए, मशीनरी के लिए या ज़मीन के लिए, उसके बाद आपने मशीन खड़ी करी हो सकता है आपने लोन की EMIs पे करनी हो, फिर आपके स्टाफ आएगा, सेल्स के लोग आएंगे, सैलरीज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, तो खर्चा तो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बिजनेस के अंदर सिर्फ इसी वजह से आ जाती हैं कि खर्चा हो रहा होता है, इनकम नहीं आ रही होती, सेल्स नहीं हो रही होती। इस चक्कर में लोग मजबूरी के अंदर जो 2-4-5 क्लाइंट्स आए होते हैं उनको डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लाइंट सेंट्रिक बिजनेस या क्लाइंट फोकस बिजनेस। वो एक्चुअली मजबूरी फोकस बिजनेस होते हैं, वो क्लाइंट सेंट्रिक बिजनेस नहीं होते। मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि क्लाइंट्स को हमारे को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देनी है, मैं ये कह रहा हूँ कि हम मजबूरी में डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ये गलत स्ट्रैटेजिक अप्रोच होगी। सो वी शुड think of a situation where you can get more clients than you can handle. Can that be done? Yes, with the right approach, with the right strategies, that can obviously be done. जब आपके पास इतने क्लाइंट्स हैं, जब आप हैंडल ही नहीं कर सकते, तो पहली चीज़ आप क्या करोगे? आप अपना प्राइस बढ़ा दोगे। दैट मीन्स प्रॉफिट इज़ गोइंग टू स्टार्ट ग्रोइंग। उसके बाद क्लाइंट जो है आपसे बिजनेस करना चाहते हैं, वो आपका हायर प्राइस देने के लिए तैयार हैं, वो वेट करने के लिए भी तैयार हैं कि जब अभिनव जी आप फ्री हो जाओगे या बजाज साहब आप फ्री हो जाओगे, मेरा भी ये काम कर देना। दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन कि आपको इसको टारगेट करना है। तो अब आपके पास क्लाइंट्स गेटिंग सिस्टम क्या था? आप लोगों का क्लाइंट जनरेशन स्ट्रैटेजी या क्लाइंट एक्वायरिंग स्ट्रैटेजी आपकी क्या होती थी? जैसे एक तो बताया आपने एग्जीबिशंस, तो एग्जीबिशन में आपकी क्या स्ट्रैटेजी का अप्रोच रहती थी, कैसे आप मैनेज करते थे? तो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में ना मैंने ये रियलाइजेशन मुझे आई कि यार हम प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी क्वालिटी का बना रहे हैं, तो ये बिक क्यों नहीं रहा? क्लाइंट आता है तो आपकी बात वही सही है कि डिस्काउंट बहुत मांगता है और ये बोलते हैं मार्केट का तो रेट ही यही है। तो बहुत सोचने के बाद मुझे लगा शायद हमने क्लाइंट को एजुकेट ही नहीं किया कि हम प्रोडक्ट दे रहे हैं लेकिन उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सो आई स्टार्टेड राइटिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन। आई रॉट लॉट ऑफ आर्टिकल्स, ब्लॉग्स लिखे, लोगों को भेजे, क्लाइंटों को भेजे, बट ग्रोथ नहीं आई। शायद वो स्ट्रक्चर में नहीं थे या हम मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे थे। और दूसरा जो तरीका था हमारे पास लीड जनरेट करने का, दैट वाज प्राइमरी एग्जीबिशंस, नो मैटर इट्स अ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। अब एग्जीबिशंस में क्या होता है, हम लोग स्टॉल लेते हैं, लाखों का खर्चा करते हैं, पूरा टीम को लेके जाते हैं,
लेकिन आरओआई के नाम पे हम वही विजिटिंग कार्ड लाते हैं जो पिछले एग्जीबिशंस में हमको मिले थे। ये भी एक बड़ा कॉमन पॉइंट है, जो मैं कॉमन ऑब्जर्वेशन है जो मैं बार बार देखता हूँ कि लोगों को एग्जीबिशन से पैसा बनाना नहीं आता। लोग जाते हैं, लाखों, दसियों लाखों या करोड़ों रुपए एग्जीबिशन के ऊपर स्पेंड करके आते हैं, और जब मैं पूछता हूँ आरओआई क्या है, तो कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, मनोज सर आपको शायद हमारी इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है कि हम लोग यहाँ पे बिजनेस या लीड्स या सेल्स जनरेट करने के लिए थोड़ी एग्जीबिशंस करते हैं। एग्जीबिशंस करते हैं हम ब्रांड डेवलप करने के लिए, मार्केट में प्रेजेंस डेवलप करने के लिए, लोगों से नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए। लोग हम जाके मिलते हैं, लोग हमारे से मिलते हैं, हम उनको मिलते हैं। तो फ्यूचर में कभी बिजनेस आने का चांस है, अपॉर्चुनिटी है, और इसके अंदर कई साल लगते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप पहले साल एग्जीबिशन करो और आपको पहले साल ही बिजनेस लग जाएगा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था? आप भी इसी स्ट्रैटेजिक अप्रोच को फॉलो करते थे, या आपका अप्रोच, आपकी एग्जीबिशन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कुछ डिफरेंट थी? तो सर हमारी अप्रोच बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में थी। जैसे हमने सीखा था, जो दिखता है वो बिकता है, क्वालिटी बनाओगे तो क्लाइंट अपने आप आएगा। तो इन दो चीज़ों के अलावा हमने कभी आगे सोचा ही नहीं। हम एग्जीबिशंस जा रहे हैं, कार्ड्स आ रहे हैं, 5-6 दिन क्लाइंटों के साथ बात करते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट देख के जाते हैं। जब हम वापस गए, कॉल किया, तो वो कोल्ड कॉलिंग की तरह काम करा। क्लाइंट ने बोला भी मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो दैट टाइम अटेंडिंग एग्जीबिशन एंड पार्टिसिपेटिंग एंड एग्जिबिटिंग देम बिकमिंग अ फ्रस्ट्रेटिंग इशू कि यार हम जा तो रहे हैं, मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, टीम को भी लेके जा रहे हैं, पूरा स्टॉल भी डिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। तो अगेन फिर वही फायर फाइटिंग और स्ट्रगलिंग वाली बात आ गई। आरओआई नहीं आ रहा तो हमने एग्जीबिशन बंद करने का डिसाइड किया। अब बंद कर देते हो तो कॉम्पिटिटर क्या बोलता है, देखो जी काम नहीं चल रहा है इन लोगों का, तो इसलिए एग्जीबिशन में नहीं आ रहा। तो एग्जीबिशन जाना एक मजबूरी हो गया था हम लोगों के लिए। इट वाज नॉट मैंडेटरी कि हमें क्लाइंट्स वहाँ से मिल रहे हैं, बट एक मजबूरी में हमको जाना पड़ रहा था। और इसी दौरान मैं आपसे मिला, और जब आपको बताया अपना पूरा बिजनेस मॉडल, और जो आपने शॉकिंग नंबर्स निकाल के दिए, दैट वाज द पॉइंट वेयर माइंडसेट चेंज्ड। तो जस्ट आपसे पूछना चाहूँगा कि जो हमने नंबर्स कैलकुलेट करे थे, थोड़ा सा आप बताओगे, सो दैट पीपल वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट विद इट। या आप पेट मोल्ड इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी टाइम से थे, तो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको लगा कि आप कर रहे थे मगर आपको मालूम नहीं था? जब मैंने आपसे बात करा, उसके बारे में हमने डिस्कशन करा, तो जो नंबर्स निकले, क्या नंबर्स थे, और उसके अंदर आपको क्या पावर या एम्पावरमेंट महसूस हुआ? सर नंबर्स वर वेरी शॉकिंग। हमने जब आरओआई निकाला अपने एग्जीबिशंस का कि कितना हम खर्च करते हैं और कितना लीड्स क्वालिफाइड आती है हमारे पास, सो वी वर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ अराउंड 1,10,000 पर क्वालिफाइड लीड। ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि एक क्वालिफाइड लीड की जो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ रही थी वो 1,10,000 रुपये थी। ओके, क्या आपने कन्वर्जन रेट ट्रैक करा था एग्जीबिशन का कि कितनी क्वालिफाइड लीड्स को कनेक्ट करने के बाद आपको ऑर्डर आता है? सर जब कन्वर्जन रेट को देखा तो समझ में आ गया कि एग्जीबिशन वाज अ लॉस मेकिंग अफेयर फॉर अस सिंस डे वन। दो वी गॉट न्यू क्लाइंट्स, बट आरओआई नहीं आ रहा था उसमें। तो देयर वाज समथिंग मिसिंग इन दैट एग्जीबिशन कि हम बता नहीं पा रहे थे क्लाइंट को, या वो हमको समझ नहीं पाते। तो देयर वाज सम कम्युनिकेशन गैप, देयर वाज सम इनक्लैरिटी यू कैन से। बिल्कुल ठीक है। सो जस्ट व्यूअर्स के लिए मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगा कि आपको एग्जीबिशन की आरओआई निकालना आना चाहिए, और बहुत ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एग्जीबिशन करी, उसके अंदर आपको एग्जीबिशन का लेटेस्ट से आपने 10 लाख रुपए पे करने के एग्री करा एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन को। उसके बाद हो सकता है आपको एग्जीबिशन डिज़ाइन करने के लिए कोई डिज़ाइनर चाहिए होगा, उसको फैब्रिकेट करने के लिए फैब्रिकेटर चाहिए होगा। फिर आपको अपना सामान वहाँ पर लेकर के जाना पड़ेगा, और सामान फिर वहाँ से वापस भी लाना पड़ेगा। अपनी टीम से 1 या 2 लोग या मल्टीपल लोगों को आपको फ्लाई करके वहाँ ले जाना पड़ेगा, रुकवाना पड़ेगा होटल वगैरह का। सारा खर्चा आपको एक बार ही निकालना है, कैलकुलेट करना है कि आपका खर्चा कितना आता है। तो अगर ये लोकल एग्जीबिशन है, आपके घर के आसपास है, तो लोग मेरे को बताते हैं 20-50 हज़ार रुपये से स्टार्ट करके 1, सवा, 1.5-2 लाख रुपए तक की एग्जीबिशन का कॉस्ट आता है। यही अगर इंडिया के अंदर किसी और स्टेट के अंदर है, तो लोग मेरे को बताते हैं कि 3-4 लाख से स्टार्ट करके 8, 10, 12, 15, 20 लाख रुपए तक इसके अंदर लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टॉल साइज, डिपेंडिंग ऑन द एग्जीबिशन, और डिपेंडिंग ऑफ द कंपनी और लाला जी की अपनी ईगो कि मैं छोटा स्टॉल नहीं लूँगा, मैं तो बड़ा स्टॉल लूँगा, मेरा स्टॉल ऐसा दिखना चाहिए। और उसके बाद अगर यही आप इंटरनेशनल एग्जीबिशन करते हैं, तो वहाँ पर मेरे को लोग बताते हैं 15-20 लाख से स्टार्ट करके
एंड आई हैव मेट जेंटलमैन हु हैव शेयर्ड कि हमारे 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए एक एग्जीबिशन को एग्जिबिट करने के अंदर लगते हैं। और जब मैं उनसे फर्दर इसके आगे डिग करता हूँ तो वो मेरे को बताते हैं कि हम साल की 2 या 3 एग्जीबिशंस करते हैं टॉप की, सब जगह पे हम नहीं जाते। तो इसका मतलब कि ये पर्सन जो 60 लाख रुपया 70 लाख रुपये एक एग्जीबिशन का खर्च करते हैं, अगर वो 2 या 3 एग्जीबिशंस कर रहे हैं तो इसका मतलब 1.5 2 2.5 करोड़ रुपए हर साल एग्जीबिशन के अंदर स्पेंड कर रहे हैं। यही चीज़ अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि कितने सालों से कर रहे हो, कह रहे हैं सर 5 साल से 10 साल से कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन ये निकल करके आती है कि अगर आपने 2 करोड़ रुपया एक साल के अंदर खर्च करा एग्जीबिशन मार्केटिंग के अंदर और पिछले 10 साल से कर रहे हैं या 5 साल से कर रहे हैं, तो इसका मतलब 10 करोड़ या 20 करोड़ डिपेंडिंग ऑन 10 ईयर्स और 20 ईयर्स आप खर्च कर चुके हैं। अब जब मैं आरओआई की बात करता हूँ तो लाला जी को समझ में ही नहीं आता कि आरओआई कैसे कैलकुलेट करूँ। तो इसका बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल मैं अभी आपको बताऊंगा कि लेट अस से आपने एग्जीबिशन के ऊपर 1 लाख रुपए का खर्च करा। अब आपको कितना बिजनेस चाहिए इसी एग्जीबिशन की वजह से ताकि आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाए। तो क्या होगा कि जो आपने पैसा खर्च करा वो आपने पैसा रिकवर कर लिया, अब आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आ गए हैं। सो लाला जी कहते हैं ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं उनको ये पूछता हूँ कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है। आप अगर नेट प्रॉफिट 10% लेते हैं इजी सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर आपका नेट प्रॉफिट है 10%, तो इस केस के अंदर अगर आपको 1 लाख रुपए रिकवर करना है एज प्रॉफिट, तो आपको अगर 10 लाख का रेवेन्यू आएगा तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात कितनी सिंपल है कैलकुलेट करना कि आपने 1 लाख रुपया स्पेंड करा, आपने 10 लाख रुपए का उस एग्जीबिशन के 2 3 4 दिन की ड्यूरेशन के अंदर आपने बिजनेस करा और आपको 10 लाख रुपए की सेल होगी। अब ये 10 लाख रुपए की सेल करने के बाद अब आप ब्रेक इवन पे आ गए हैं। अब आपकी जेब से कोई पैसा बाहर नहीं गया और कोई पैसा अंदर नहीं आया। यही चीज़ अगर हम बड़े बिजनेसेस के लिए करते हैं जहाँ पर वो 10 लाखों रुपए या करोड़ों रुपए एग्जीबिशन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं, तो नंबर्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और लाला जी कहते हैं इतना बिजनेस तो नहीं आ रहा। यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक बिज़नेस ओनर जिनको मैं प्यार से लाला जी बोलता हूँ, उन्होंने बोला कि मैं 14 करोड़ रुपए खर्च कर चुका हूँ पिछले 7-8 सालों के अंदर एग्जीबिशंस के लिए। अब अगर 14 करोड़ रुपए खर्च करे हैं तो अगर आपका 10% नेट प्रॉफिट है तो आपको कितना बिजनेस आ चुका होना चाहिए था? 140 करोड़। ताकि अगर आपके पास 140 करोड़ रुपए का धंधा आया है, रेवेन्यू आया है, तो उसका 10% यानी कि आपको 14 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और 140 करोड़ का बिजनेस करने के बाद आप नो प्रॉफिट एंड लो लॉस के ऊपर खड़े हैं। हाउ ग्रेट ए सिचुएशन वुड बी इफ कि आपने 150 करोड़ का धंधा करा और अभी भी आपकी जेब में एक पैसा नहीं आया, सिर्फ आपने जो पैसा स्पेंड करा था आपने वो बराबर कर लिया। जब ये बात लाला जी को समझ में आती है तब एक बड़ा ही शॉकिंग रिएक्शन होता है। उनको लगता है कि यार ये तो मैं अभी तक गलत ही करता आ रहा हूँ। तो फिर वो पूछते हैं कि सर ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला जो आपको मैं बोलूँगा चीज़, सबसे पहले आपको अपनी एग्जीबिशन की आरओआई कैलकुलेट करनी है। क्विक एंड डर्टी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई है, इसको आप जितना रिफाइंड तरीके से करेंगे, जितना आप एक्सेल के अंदर पूरा डेटा लेकर के करेंगे उतना बेटर रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्रेक इवन हो चुका है तो मैं कहूँगा चलो ठीक है, आई विल स्टिल बी ओके कि चलो आप कंटिन्यू करो। अगर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि लॉस हो रहा है इसके अंदर, 14 करोड़ का 140 करोड़ हो जाना चाहिए था और 140 करोड़ कहीं आसपास में भी नहीं है, तो आपका सीधा सीधा लॉस हो रहा है, इमीडिएटली बंद कर दो इसको। इट डज नॉट मैटर कोई क्या बोलेगा क्या सोचेगा, लॉस हो रहा है ना, बंद कर दो। अब क्या एग्जीबिशंस बेकार हैं? तो लोग कई बार मेरे को बोलते हैं कि मनोज आप तो हमेशा एग्जीबिशंस के अगेंस्ट बोलते हो, तो क्या एग्जीबिशंस नहीं करनी चाहिए? मैंने ये नहीं कभी भी कहा कि एग्जीबिशन मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि एग्जीबिशन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको आनी चाहिए। अगर आपके लिए एग्जीबिशन पैसा बना सकती है तो उसको मैं आपको बताऊंगा स्केल कैसे करना है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि एग्जीबिशन मार्केटिंग साइंस है क्या, उससे आप पैसा कैसे बना सकते हो, फिर उसे स्केल कैसे कर सकते हो। ये मैं बहुत डिटेल में आज या किसी और पॉडकास्ट के अंदर कभी डिस्कस करूंगा। मैं अपनी वर्कशॉप्स के अंदर इसको बहुत डिटेल में सिखाता भी हूँ, करवाता भी हूँ। सो कमिंग बैक टू यू कि आपने जो आरओआई कैलकुलेशन का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि हम लोगों ने एग्जीबिशन की आरओआई कैलकुलेट करी मगर वो पॉजिटिव नहीं थी, ब्रेक इवन भी नहीं थी। फिर उसके बाद आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर क्या चेंज आया, क्या अल्टरेशन करा आपने, कैसे आपने क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए, लीड्स को जनरेट करने के लिए क्या क्या चेंजेस करे अपने बिजनेस के अंदर या मार्केटिंग के अंदर?
तो सर चेंजेस हमने बहुत किए मार्केटिंग में। पहले तो मैं बताऊंगा, जब हम लोग मिले थे पहली बार, मैंने आपका 4 डे वर्कशॉप ज्वाइन किया था, जिसमें जब आपने नंबर गेम की साइंस समझाई थी, आई वॉज शॉक्ड कि हमने एक्चुअल में देश के लिए क्या क्या किया हुआ है और हम लोगों को बताते नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमने नंबर्स आपसे आपने हमें रियलाइजेशन कराया था, तो नंबर्स कुछ ऐसे निकल के आए कि अब तक हमने 247 करोड़ पेट बॉटल्स एंड कंटेनर्स बनाने में हेल्प की है। हमारे मोल्डो से आज तक 247 करोड़ बॉटल्स बन चुकी है। ड्यूरिंग दिस जर्नी हमने 10.25 लाख करोड़ टन कार्बन एमिशन रिड्यूस करने में हेल्प की है। अब आप बोलेंगे, यार प्लास्टिक का काम कर रहे हो, पॉल्यूटिंग नेचर के, और कह रहे हो मैंने कार्बन एमिशन कम किया है। हाँ, बिल्कुल कहूँगा। तो इससे पहले जब पानी या कोई बेवरेज मार्केट में आता था तो वो एक ग्लास की बोतल में आता था। आपने नोटिस किया होगा, पेप्सी, कोक, पानी सब ग्लास की बोतल में आता था। ग्लास की बोतल को बनाने में 1200 डिग्री का टेम्परेचर लगता है, और पेट को बनाने में, पीईटी बोतल को बनाने में 280 डिग्री का। तो 5x एनर्जी, 6x एनर्जी एंड कॉरस्पॉन्डिंगली 6x कार्बन एमिशन। और सर, कार्बन एमिशन कम करने के अलावा हमने 27 करोड़ लीटर डीजल भी बचाने में हेल्प की है। ये डीजल किसका बचा था? ये सरकार का या गवर्नमेंट का या देश का? चलो, अच्छा लगता है सुनने के अंदर कि इतना हमारा कंजम्पशन कम हुआ। एक लाला जी जिनका बिजनेस है, उनका क्या फ़ायदा हुआ, उसके ऊपर आते हैं आप। सर, जैसे मैंने बताया, ग्लास की 1 लीटर की बोतल 600 ग्राम की होती है, और पेट की 1 लीटर की बोतल 17 ग्राम की। तो ट्रांसपोर्टिंग लेस वेट विल बी मोर एफिशिएंट। बिल्कुल ठीक है। तो हमने इसी के हिसाब से कैलकुलेशन की कि 247 करोड़ बोतल को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमने एक मॉडल बनाया, लॉजिक लगाया, और उससे हमने ये निकाला कि हमने इतना लीटर बचाने में हेल्प की है, इतना लीटर डीजल, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 2450 करोड़ रुपया देश का हमने सेव करा है। यानी कि लाला जी का, क्योंकि जाता जो लाला जी की जेब से। एग्जैक्टली। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आपके 2700 क्लाइंट्स हैं, आपने सिर्फ डीजल की सेविंग की वजह से ही आपने उनका 2400, 2450 या 2500 करोड़ रुपए की सेविंग करवाई है। तो अब जब ये आपने नंबर सारे कैलकुलेट करे, आपने मार्केट में, इंडस्ट्री में लाला जी को बताना शुरू करा, तो लीड्स जनरेशन के लिए, लीड्स को कन्वर्जन करने के लिए ये नंबर्स की आपसे कैसे हेल्प हुई? मतलब ये नंबर्स ने आपको कैसे हेल्प करा, और आपने क्या मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज यूज़ करी इस कैलकुलेशंस को करने के बाद? सर, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। नंबर्स निकालने से पहले की एक स्टोरी है। कोविड टाइम से पहले हम लोग को, जैसे मैंने बताया, पॉल्यूटिंग नेचर इंडस्ट्री माना जाता था। लेकिन ड्यूरिंग कोविड पेट इंडस्ट्री क्या है, वाई वी आर अनसंग हीरोज, बिकॉज वी हैव हेल्प नॉट ओनली द कंट्री बट द वर्ल्ड फॉर अ क्लीनर, सस्टेनेबल एंड 100% रिसाइक्लेबल पैकेजिंग हमने दी है इंडस्ट्री को। सो वी आर द अनसंग हीरोज, जिन्होंने इतना देश के लिए और पब्लिक के लिए किया है, लेकिन हमको कोई अप्रिशिएट नहीं करता था। ठीक है। इस नंबर्स को निकालने के बाद जब मैंने ये नंबर्स पब्लिक को और लोगों को बताना शुरू करा, देन दे रियलाइज कि हम लोग काम करते क्या हैं। नहीं तो उससे पहले आपको बताया, जैसे कि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री मानते थे, तो कोई हमको अप्रिशिएट नहीं करता था। जब धीरे धीरे अवेयरनेस लोगों में आनी शुरू हुई कि पेट इज़ 100% सेफ एंड इट इज़ रिसाइक्लेबल एंड गुड फॉर नेचर ऑल्सो, सो पीपल हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दोज प्रोडक्ट्स। ओके। और धीरे धीरे एफएमसीजी इंडस्ट्री बूम पे आने लग गया। ओके, ओके, ग्रेट। और जैसे जैसे आप ये सारे की सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे थे, तो अब एग्जीबिशंस का तो हमारे को समझ में आ गया था कि हमारे लिए क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट इज़ गेटिंग टू हाई। ओके, फिर आपने क्या ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर फोकस करना शुरू करा? क्योंकि धंधे के ऊपर आते हैं, धंधे की बात कर रहे हैं, लाला जी को समझना पड़ेगा कि अगर आपने कोई एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करी, अगर उससे धंधा नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा, तो आपको इमीडिएटली उसको छोड़ना है और नेक्स्ट के ऊपर जाना है। आपका क्या एक्सपीरियंस था इसके अंदर? सर, इसमें मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं कोविड में आर्टिकल्स लिख रहा था, क्लाइंट के लिए ब्लॉग्स लिख रहा था, पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। आपकी 4 डे वर्कशॉप में मुझे ये रियलाइज़ हो गया, इट हैज़ टू बिकम अ बुक। यस। So from articles to becoming an author, it's a journey again. So I published my first book on rigid pet packaging, a simple definition, and how the pet industry will look like in next 10 years. इस किताब में मैंने पेट इंडस्ट्री के बारे में बताया, पब्लिक के क्या मिथ्स हैं, उस मिथ्स को बस्ट किया। जब तक मिथ्स बस्ट नहीं होते, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस नहीं आती मार्केट में। सो दैट बुक वॉज अ बेंचमार्क फॉर माई क्लाइंट्स, फॉर पब्लिक एंड द इंडस्ट्री, कि ये इंडस्ट्री आगे कहाँ जाएगी, वाई वी शुड ऑप्ट फॉर दिस इंडस्ट्री, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं।
सो आपने ये बताया कि अब आपने एक बुक की मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करी, बुक को लिखने के बाद आपकी अथॉरिटी अपनी इंडस्ट्री के अंदर बढ़ गई, जिसके बुक के अंदर जो आपने चीज़ें फैक्ट मेंशन करे थे उससे बुक की एक्सेप्टेबिलिटी मार्केट में है कि हाँ ये बुक जो बात कर रही है ठीक बात कर रही है, और क्योंकि आप ऑथर हैं तो आपकी अथॉरिटी, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका ट्रस्ट वर्दीनेस जो है इंडस्ट्री के अंदर बढ़ गया। फिर से वापस धंधे की बात पे आएंगे, इससे धंधे में क्या फ़ायदा हुआ? लाला जी को बिज़नेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आता है, तो बुक से आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैसे हुआ, क्या हुआ, और अगर पॉसिबल है कितना हुआ, अगर आप वो बता सको तो दैट विल बी रियली यूजफुल फॉर आवर ऑडियंस। बिल्कुल सर बुक लिखने के बाद जब मैं अपने क्लाइंट्स और अपने सप्लायर्स के पास गया तो ऑटोमेटिकली एक अथॉरिटी सी दिखने लग गई। जो क्लाइंट पहले टाइम नहीं देता था या मीटिंग्स नहीं देता था, उसने टाइम और मीटिंग देना शुरू कर दिया। और काफ़ी मेरे क्लाइंटों ने मुझे ये बताया कि उनको भी अपनी इस इंडस्ट्री के बारे में रियलाइजेशन बुक पढ़ने के बाद ही हुई। और वही 4 डे वर्कशॉप में जब मैंने आपकी साइंस समझी थी तो आई वेंट बियॉन्ड माई प्रोडक्ट, लाइक बियॉन्ड द मोल्ड, क्योंकि मेरे क्लाइंट का पेन पॉइंट मेरे मोल्ड तक सीमित नहीं था। उस पूरे प्रोसेस में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, देयर एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द प्रोसेस टू मेक अ परफेक्ट बॉटल। तो आई वेंट बियॉन्ड द मोल्ड एंड आई रोट अनदर बुक। ओह ग्रेट। So this book was 7 silent killers destroying or killing my clients' profit day by day, जिसमें से एक पैरामीटर मेरा था और बाकी उसके सिस्टम के थे। ओके। एंड इट वाज एन अल्टीमेट गाइड विच हैज़ गॉट कंप्लीट चेकलिस्ट, कंप्लीट प्रोसीजर एंड प्रोसेस इन डिटेल कि आप कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे अपना नुकसान करा रहे हैं, नोइंगली और अननोइंगली। सो इससे आपको लीड्स जनरेट करने में कोई सुविधा हुई? इसके अंदर आपको लीड्स को कन्वर्ट करने में कैसे फ़ायदा हुआ, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं आप। सर लीड्स कन्वर्ट करने में मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उससे। जब आपका क्लाइंट देखता है कि यार ये तो प्रोसेस का एक्सपर्ट है, समवन हु हैज़ रिटन अ बुक, एंड व्हेन दे रीड इट, उनको 2 बुक्स जब वो रीड करते हैं उन्हें प्रोसेस समझ में आता है, वो नुकसान भी दिखता है। आई टेल यू व्हाट MSME माइंडसेट इज़, उसको पता होता है उसकी फैक्ट्री में कब कहाँ कितना नुकसान हो रहा है, वो ध्यान वहाँ लगाता है जहाँ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मेरे क्लाइंट को तो ये रियलाइजेशन ही नहीं था और कहाँ कहाँ उसका नुकसान हो रहा है। तो द मोमेंट आई ट्रिगर दैट, तो एकदम से ना होता है कि बल्ब जल गया क्लाइंट के दिमाग में। फिर मुझे ऐसा लगा कि सिंस बुक एक सिंगल लैंग्वेज में होती है, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर दोगे, लेकिन क्लाइंट तो आपके डिफरेंट स्टेट से हैं, तो मैंने फिर आपकी वीडियो मार्केटिंग साइंस इसमें इम्प्लीमेंट की। So I went beyond the book now. Great. So I started creating videos, short videos, और हर वीडियो में एक प्रॉब्लम, उसका कॉज, सिम्टम और उसको कैसे सिंपल स्टेप में हम फिक्स कर सकते हैं, जो कि एक ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, एक सुपरवाइज़र और बिजनेस ओनर बहुत इजीली समझ सकते हैं। और इसका रिजल्ट ये रहा, मुझे एक्चुअल क्लाइंटों का जब फ़ोन आया कि यार समझ में आ गया, नुकसान तो बहुत हो रहा था लेकिन अब उसको कैसे बचाना ये तुमने बता दिया, बिकॉज विद माई एवरी वीडियो देयर वाज अ चेकलिस्ट टू फिक्स दैट इशू। सो आफ्टर दैट बियॉन्ड द बुक वी वेंट टू वीडियो मार्केटिंग। सो यहाँ पर अभिनव ने 3 चीज़ें बोली हैं कि बुक लिखने से आपको किसी भी कंपनी के अंदर मीटिंग लेना बहुत आसान हो जाता है। सेकंड, कि एक बारी बुक आपने अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुँचा दी, वो बुक उसने देखी, तो आपके पास लीड आना बड़ा आसान हो जाता है, और लीड वो नियरली सोल्ड आउट होती है, वो पकी पकाई लीड होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी बुक से ऑलरेडी इम्प्रेस्ड है और आपको कम्युनिकेट या कांटेक्ट इसलिए कर रहा है कि अब वो आपसे बात करना चाहता है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स दैट यू आर द एक्सपर्ट इन दिस इंडस्ट्री। और थर्डली, क्योंकि नियरली पकी पकाई लीड आई है, तो नेगोशिएशन का स्कोप, मैं ये तो नहीं कहूँगा बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, जो थोड़ी बहुत होनी होती है वो कम हो जाती है, और आपको हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस आना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने खुद भी 26 किताबें लिखी हैं, और मेरी अपनी ग्रोथ के अंदर भी बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। अब मैं सबको बोलता हूँ, सारे लाला जी को, सारे बिजनेस ओनर्स को, एवरी लाला जी मस्ट ऑथर एटलीस्ट 1 सिंगल बुक। क्यों? नॉट जस्ट कि आपको एक किताब लिखी हुई होनी चाहिए कि आप किताब लिख लोगे तो पब्लिश्ड ऑथर बन जाओगे, नहीं। किताब लिखने से आप बिजनेस को तेज़ी से कैसे ग्रो कर सकते हो, सारी साइंस उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि मैं मार्केटिंग एंड प्रॉफिट कोच हूँ,
तो मैं जो भी बात कर रहा हूँ इसको आप ध्यान से समझो कि मेरी हर बात के अंदर आपको ये समझ में आना चाहिए कि इससे रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, क्लाइंट कैसे आएंगे, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। मैं कोई भी बात इसके अंदर ऐसी नहीं बात कर रहा। और अभिनव की बात को ही मैं आगे आपको बताऊंगा कि अभिनव ने भी जो स्ट्रैटेजी करी है, जहां पर उन्होंने बुक के अंदर ये लिखा है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उसका ध्यान लाया कि क्या लाला जी तुम्हारे को ये प्रॉब्लम है। जब उसका ध्यान गया कि हाँ ये मेरे को प्रॉब्लम है, तो अभिनव ने सेकंड स्टेप में लिखा कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, इतना लॉस हो रहा है। जब मैंने वो चीज़ कैलकुलेट करके देखा कि मेरे को इतना लॉस हो रहा है, तो मेरा ध्यान अचानक से उस पॉइंट के ऊपर गया जिससे मैं बेफिक्र होकर अभी तक बैठा हुआ था और मैं रियलाइज ही नहीं कर रहा था कि मेरे को इतने हज़ार या इतने लाख या इतने करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जब मेरे को अभिनव की हेल्प से ये रियलाइजेशन आई कि यहाँ पर मेरे को लॉस हो रहा है, तो हु विल बी द बेस्ट पर्सन टू फिगर आउट कि मेरे को एग्जैक्टली कितना लॉस हो रहा है और उसको कैसे अवॉइड, एलिमिनेट या रिड्यूस करा जा सकता है। Of course, my first choice would be contracting with Abhinav. That is how, using the book strategy and book marketing strategy, you can start generating leads, you can start generating high value, high volume leads, and then you can start converting those high value, high volume leads at a higher profit margin. Because negotiation का scope बहुत कम हो जाता है या almost ख़त्म ही हो जाता है। So, ये तो हो गया जो मैं बताता हूँ। अभिनव, how was your experience regarding this? आपका कुछ इससे सिमिलर एक्सपीरियंस था? जैसे आपने मेरे को बताया था कि इसी बुक को आपने एक डिफरेंट तरीके से यूज़ करा, जहाँ पर आपने अपनी बिजनेस की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को भी सिग्निफिकेंटली कम कर लिया। वुड यू लाइक टू शेयर दैट विद आवर व्यूअर्स? बिल्कुल सर। तो सर, बुक साइंस को मैंने अपनी परचेज़ में और सप्लायर्स के साथ कैसे यूज़ किया, जैसे हम मार्केटिंग को पहले खर्चा मानते थे, तो आफ्टर राइटिंग माई फर्स्ट बुक आई स्टार्ट विजिटिंग ऑल द एग्जीबिशन जहाँ मेरे वेंडर्स होते थे। तो जब मैं उनके पास जाके उनसे मिला, उनको बताया कि मैंने अपनी इंडस्ट्री के बारे में बुक लिखी है, तो पहला पर्सपेक्टिव क्या आता है, वाओ अमेजिंग यार कि इंडस्ट्री के बारे में इतना नॉलेज है। धीरे धीरे उनसे इंटरेक्शन शुरू हुआ, एक अथॉरिटी बिल्टअप शुरू हो गया, उनको ट्रस्ट आने लगा इस चीज़ को देखकर। बट उस टाइम पे मैं बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर नहीं पाया था। रीज़न बीइंग दैट बुक वाज प्राइमली रिलेटेड टू माई इंडस्ट्री। तो मेरे को फिर ये रियलाइजेशन हुआ कि आई हैव टू राइट फॉर माई सप्लायर्स ऑल्सो कि उनके पेन पॉइंट क्या हैं, उनका लॉस कहाँ कहाँ होता है। तो मैंने एक वाइट पेपर, एक रिसर्च पेपर लिखा, बहुत डिटेल्ड, काफ़ी महीने लगे मुझे उसको लिखने में, दैट हाउ माई सप्लायर्स कैन 2x देयर प्रॉफिट विद हाफ द इन्वेंट्री, एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। हर सप्लायर का ये मुझे फ़ोन आया कि यार बिल्कुल सही बात बोली, हम एज अ ट्रेडर माल भर भर के रखते थे लेकिन माल बिकता नहीं था, कई सालों से माल भरा हुआ था। लेकिन आपके रिसर्च पेपर को देखने के बाद हमें रियलाइज़ हो गया कि हाँ यार, आधी इन्वेंट्री के साथ भी हम प्रॉफिट को डबल कर सकते हैं, जो माल बिकता है वही खरीदना है। सो दैट वाज द पॉइंट, एंड रिजल्ट ये रहा कि 3 साल में, पिछले 3 साल में हम लोग अपनी कॉस्ट अप टू 27% कम कर चुके हैं सर। 27% इज़ लाइक अमेजिंग। और 27% कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है सीधा सीधा आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एकदम से बढ़ गया, नेट प्रॉफिट बढ़ जाता है, नेट प्रॉफिट आपका सीधा सीधा बढ़ गया। सो अभिनव, जैसे बुक राइटिंग वर्कशॉप से आपने बुक का आपको आइडिया आया, आपने उसको यूज़ करा, इसके बाद आपने मेरी बाकी वर्कशॉप्स भी करी थी, तो आपको 5 मंथ्स वर्कशॉप जो मेरी बड़ी पैटर्न वाली वर्कशॉप है उससे कुछ बेनिफिट हुआ? बिल्कुल सर, बेनिफिट बहुत हुआ। आपकी 5 मंथ्स वर्कशॉप में हमें n नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखने को मिला, मेटा, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब मार्केटिंग, और हमने धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। जो टॉप सक्सेसफुल वाला प्लेटफॉर्म था हमारे लिए मेटा था, एंड विच वॉज़ वेरी शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज एज अ B2B मैन्युफैक्चरर मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा क्लाइंट इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे लीड दे सकता है। तो सर की साइंस, हमने आपकी साइंस को यूज़ करके एक मेटा कैंपेनिंग शुरू किया। अब कैंपेनिंग तो हम पहले भी करते थे सर, पोस्ट हम पहले भी डालते थे, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आते थे। इस बार कैंपेनिंग में हमने प्रॉपर एक वीडियो तैयार किया जिसमें क्लाइंट का पेन पॉइंट, लॉसेस के बारे में बताया कि एंड हाउ टू फिक्स इट, और कनेक्ट विद एन एक्सपर्ट। सो 5-6 कैंपेनिंग के बाद जब हमारा फ्लो शुरू हुआ, दीज वर द रिजल्ट्स। आफ्टर स्पेंडिंग 72,000 रुपीज़ वी वर एबल टू जनरेट 1,270 लीड्स, आउट ऑफ विच 202 लीड्स क्वालिफाइड थी, एंड विच वर अ वैल्यू ऑफ अप टू 23 करोड़। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि 72,000 रुपये मात्र खर्च करके आपको लगभग 23 करोड़ का बिजनेस अपॉर्चुनिटी, क्वालिफाइड लीड्स आ गई,
और हाउ इज़ दिस इक्वेशन एज कम्पेयर टू अदर स्ट्रैटेजीज ऑफ मार्केटिंग? सर नंबर्स वर सरप्राइजिंग। जैसे में भी हमने डिस्कस किया था कि एग्जीबिशन में जाकर हमको 1,10,000 रुपये की एक क्वालिफाइड लीड आ रही थी। मेटा प्लेटफॉर्म पे हमको एक क्वालिफाइड लीड 378 रुपये की पड़ी, विच इज़ लाइक अ रिडक्शन इन 99.6%। यस, सो दैट वाज अ रिजल्ट एंड दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। और मेरे को याद है हमारी जब बात हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने, और आपके माइंड में भी शायद ये थॉट रहा होगा कि यार मेरा तो B2B बिज़नेस है, मेरे को फेसबुक या इंस्टाग्राम से क्या लेना देना। वहाँ पर तो लोग यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाने जाते हैं, कहाँ घूमने गए थे, किस साथ ब्रेकअप हो गया, किस साथ पैचअप हो गया, सब यही डिस्कस कर रहा होता है। तो उसमें B2B बिज़नेस की, वो भी पेट मोल्डिंग मशीन बेचने की, खरीदने की बातें हो रही हैं। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिस साउंड्स ए लिटिल आउट ऑफ प्लेस, बट लेट मी शेयर इट विद ऑडियंस एंड व्यूअर्स कि जब भी मैंने ये चीज़ बार बार, मैं हर बैच के अंदर, हर सेशन में लाला जी से, बिज़नेस ओनर से पूछता हूँ कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि फेसबुक के ऊपर मेरा बिज़नेस का कोई काम नहीं है, या इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे जैसे बिज़नेस का कोई काम नहीं है। तो जितने भी लोग हैंड रेस करते हैं, समहाउ सबसे ज़्यादा, सबसे मस्त वही छाप के निकलते हैं बैच के अंदर। फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च करी कि ऐसा क्यों होता है। सो व्हाट आई फाउंड कि जैसे आपको लगता है कि मेरा एक ऐसा टाइप का बिजनेस है जिसका फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई लेन देन नहीं है, आपकी पूरी इंडस्ट्री में आपके सारे कॉम्पिटिटर को भी ऐसा लगता है। और जब आप मेरे कहने के ऊपर मेरे से साइंस समझ के एक स्पेसिफिक टाइप का साइंस स्ट्रेटजी जब आपको मैं सिखाता हूँ, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि और आपका इंडस्ट्री से कोई है ही नहीं, वहाँ पर आपका कंपटीशन है ही नहीं, ज़ीरो है, तो आपको बहुत सस्ते के अंदर, बहुत ही ज़्यादा कम पैसे के ऊपर आपको लीड्स एंड हेंस क्वालिफाइड लीड्स आना लग जाती हैं। और इसका एक और जवाब ये है कि अगर फेसबुक के ऊपर 300 करोड़ लोग हैं, तो जिन लोगों से आपको बिजनेस करना है, डिपेंडिंग ऑन बिजनेस टू बिजनेस, हो सकता है आपको 10 लोग चाहिए हो सकता है आपको 100 लोग चाहिए हो सकता है आपको 1,000 लोग चाहिए हो सकता है आपको 10,000 या 1 लाख या 10 लाख कस्टमर्स चाहिए हो, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या बिजनेस है, उसको आपको तेज़ी से बढ़ाना है। तो क्या वो 10 कस्टमर से लेकर क्या वो 1 लाख 10 लाख कस्टमर्स तक इन 300 करोड़ में हो सकते हैं? दैट इज़ द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क। और मैं बार बार इस साइंस को जब डिटेल में डिस्कस करता हूँ तो मोस्टली लोग कहते हैं कि हाँ, मेरे को जो 100 कस्टमर्स या मेरे को जो 1000 कस्टमर्स या मेरे को जो 10,000 कस्टमर्स चाहिए, वो भी फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। उसके लिए मेरी एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है जिसको मैं बोलता हूँ 2K1W। आप उससे टेस्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपको कुछ लीड्स आई, कुछ आपको बिजनेस आया। अगर आपके लिए वो टेस्ट सक्सेसफुल रहता है, फिर आप उसको तेज़ी से स्केल कर सकते हैं। सो अभिनव, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आपने भी 2K1W से टेस्टिंग स्टार्ट करी थी या सीधा 72,000 रुपये लगा दिए थे आपने? बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में सीधा ही 72,000 रुपये नहीं लगाया था। आपने जैसे सिखाया था कि हर चीज़ की, हर प्लेटफॉर्म की और हर ऐड की टेस्टिंग होनी चाहिए, तो हमने भी पहले 2-2 हज़ार रुपये वीकली से शुरू किया, 2K1W प्लेटफॉर्म पे चलाया। दो वी फेल्ड कपल ऑफ टाइम्स, बट ओवर द टाइम एल्गोरिदम ऑप्टिमाइज हुआ और हमारे को लीड्स आनी शुरू हो गई। एंड वेरी वेरी अमेजिंग थिंग कि आपने एक चीज़ और बताई थी कि लीड से खुद बात करो। अब जब मैंने लीड से बात की और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने काफ़ी लोगों से ये पूछ ही लिया कि वर यू लुकिंग फॉर माई प्रोडक्ट ऑन इंस्टाग्राम? सो कपल ऑफ पीपल रिप्लाइड, यार मैं तो रील देख रहा था, रील देखते देखते तेरे काम की चीज़ दिखी तो कॉल कर दिया। सो दैट वॉज अगेन अ शॉकिंग मोमेंट। दो माई क्लाइंट वॉज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म नॉट लुकिंग फॉर माई प्रोडक्ट, बट समहाउ ही रियलाइज दिस इज़ द प्रोडक्ट आई वॉन्टेड टू बाय। अब वो गूगल पे तो चेक कर नहीं रहा है, रील देख रहा है, लेकिन समहाउ वे उसको अपना पेन पॉइंट दिख गया, अपना लॉस दिख गया और उसका सोल्यूशन भी दिख गया। एग्जैक्टली। सो मैं जब भी बताता हूँ, मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करता हूँ कि गूगल के ऊपर लोग ढूंढने के लिए जाते हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई ढूंढ नहीं रहा है। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को एसेस करना कि क्या मेरा टारगेट ऑडियंस, लाला जी जिनको आप टारगेट करना चाहते हो, क्या वो फेसबुक या इंस्टा के ऊपर हैं? उसके लिए 2K1W यानी कि 2,000 रुपये एक हफ्ते के अंदर अगर हम स्पेंड करते हैं मेरी साइंस के अकॉर्डिंगली, तो आपको ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि यहाँ मेरा टारगेट ऑडियंस है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको फोकस करना है वो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आप उसको ऐसा क्या बोलोगे, दिखाओगे, सुनाओगे, पढ़ाओगे, बताओगे, ताकि उसका ध्यान आपके मैसेज के ऊपर आकर्षित हो जाए और वो अपना लीड दे दे। लीड के लिए क्या चाहिए आपको? उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, जो कि बहुत इजीली आप फेसबुक से और इंस्टाग्राम से
ईजिली निकाल सकते हैं। फेसबुक को आप मेटा कहते हैं, तो मेटा से और इंस्टाग्राम से आप ईजिली निकाल सकते हो। और इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपका B2C का बिज़नेस है, B2B का बिज़नेस है, एक्सपोर्ट्स का बिज़नेस है, या आपको डायरेक्ट टू कस्टमर करना है, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक्सपोर्ट के अंदर भी आप फेसबुक और मेटा और इंस्टाग्राम से लीड जनरेट कर सकते हैं। आप B2B के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को कैसे ग्रो करना है, अगर आपका B2D यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बेस्ड बिजनेस है, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपको अपना चैनल पार्टनर बिजनेस बढ़ाना है, आपको नए डिस्ट्रीब्यूटर्स, नए होलसेलर्स, नए रिटेलर्स आपको अपॉइंट करने हैं अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, इवन वहाँ पर भी आप मेटा और इंस्टाग्राम की हेल्प से अपना बिजनेस को, अपने चैनल बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सो कमिंग बैक टू यू अभिनव, और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए अर्थ शैटरिंग हो या ग्राउंड ब्रेकिंग हो, या कंप्लीटली आपको लगा कि मैं इस तरीके से नहीं करता था, बट जैसे ही मैंने उसको अप्लाई करा इमीडिएटली मेरी सेल या मेरी मार्केटिंग बेटर रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने लग गई? तो सर, अपार्ट फ्रॉम मेटा कैंपेनिंग हमने गूगल एड्स भी चलाए थे, लैंडिंग पेज और मल्टीपल प्लेटफॉर्म भी टेस्टेड। बट सबसे बड़ी लर्निंग थी कि बात करनी किससे है और बात करनी कैसे है और बात करनी क्या है। करेक्ट। सो उसमें हमने काफ़ी स्टडी किया और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बैंक बनाया। अब हमारे पास लीड्स तो आने लग गई। अब मैंने आपको जैसे बताया 1276 लीड में से 202 ही क्वालिफाइड थी, बाकी डिसक्वालीफाई हो गई। और क्वालिफाइड से भी ना स्टार्टिंग में बात करने में यही रहा कि विल गेट बैक टू यू। तो तब समझ में आया, आपने फिर एक आइडिया दिया कि कॉल को रिकॉर्ड करना शुरू करो और सुनो। कॉल को फिर रिकॉर्ड भी करना शुरू किया, सुनना भी शुरू किया। तो उसमें ये समझ में आ गया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। अब प्राइमली मेन ऑब्जेक्शंस हमको क्या आते थे, आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी वेंडर है हमारे पास, या फिर हमारा फ्रीज हो चुका है इस साल का बजट। यहाँ पर रुकना चाहूँगा और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या आपको भी इस तरीके के चैलेंजेस आते हैं कि आपका बायर आपको बोलता है कि मैं ऑलरेडी किसी और से बाय कर रहा हूँ, अभी हम नया सप्लायर नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपने एग्जिस्टिंग सप्लायर से खुश हैं, या फिर मदर ऑफ ऑल ऑब्जेक्शंस, आपका प्राइस बहुत महंगा है? आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि इनमें से कोई आपने प्रॉब्लम फेस करी है या ऑब्जेक्शन फेस करी है, या फिर इसके अलावा भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर आपकी सेल फंस जाती है, जहाँ पर आपकी सेल की कॉन्वर्सेशन टूट जाती है। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। आगे आने वाले पॉडकास्ट या किसी वीडियो सीरीज़ के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उस ऑब्जेक्शन को, उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें। सो कमिंग बैक टू द कॉन्वर्सेशन ऑफ द पॉडकास्ट, सो गोइंग बैक टू अभिनव। सो अभिनव, आपने इसके अलावा और क्या क्या चीज़ों से आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करी या इम्प्रूवमेंट देखी है आपने? एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताया था कि आपने वही साइंस जो हम क्लाइंट्स को जनरेट करने के लिए, लीड्स को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, अपनी वही साइंस आपने हायरिंग के अंदर यूज़ करना शुरू कर दिया। दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग शेयरिंग फॉर आवर व्यूअर्स। प्लीज़ शेयर। सर, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे लिए मार्केटिंग वॉज टू रिवॉल्व अराउंड सेल्स ओनली, कि मार्केटिंग और सेल्स ही होती है। लेकिन 5 मंथ्स वर्कशॉप में जब मुझे समझ में आया तो मार्केटिंग इज़ अ यूनिवर्स which is not limited to sales. We have applied that in purchase with suppliers. We have applied that in HR, hiring people. We have applied that in client retention also. आज से पहले जब हम हायरिंग करते थे तो हम लोग कंपनीज को बुलाते थे जो कि हमको एम्प्लॉयज़ देती थी, जिस पे हम उनको कमीशन देते थे, एंड मिनिमम वाज लाइक 15 डेज सैलरी। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब मैंने हायरिंग मेटा साइंस को समझकर अपना 2K1W चलाया, आई वॉज शॉक्ड दैट हमको एक लीड 7 रुपये 30 पैसे की आ रही थी। क्या बोलो, दोबारा बोलो। 7 रुपये 30 पैसे पर नंबर। क्या बात कर रहे हो? 7 रुपये 30 पैसे की एक लीड? यस, हायरिंग के लिए? यस, जो कि पहले 15 दिन की सैलरी आपको पे करनी पड़ती थी। एग्जैक्टली। और हमने उसमें बहुत सिंपल ऐड चलाया दैट वी आर हायरिंग दिस एंड दिस पर्सन, दिस एंड दिस ऑपरेटर, दिस इज द क्वालिफिकेशन, दिस इज द सैलरी, दैट्स इट, एंड वी रन अ 2K1W ऑन दैट फ्रॉम माई फैक्ट्री लोकेशन टू ½ किलोमीटर अराउंड इट। और उससे लीड की कॉस्ट तो कम होगी, मगर क्या आपको जो स्किल सेट आपको चाहिए था, वो स्किल्ड ऑपरेटर या जो भी पर्सन आपको चाहिए था, मिला भी सही? यस, यस। हमको स्किल सेट में हमें सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक एग्जांपल से बता सकते हो कि आपने कोई XYZ पोजीशन के लिए आपने कोई पर्सन ढूंढा था, उसके लिए इतना पैसा लगा, उसके लिए ये इतने CVs या इतने एप्लीकेशंस आए और आपने फाइनल करा? एक एग्जांपल से बता सकते हैं आप? बिल्कुल सर। इससे पहले जो हम हायरिंग करते थे 80% तो होता था रेफरल।
कोई एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा है, ऑपरेटर काम कर रहा है, वो बोलता है मेरा जानने वाला है, आप रख लो, काम आता है, तो हम लोग उसको रख लेते थे। बट होता क्या था इसमें, जब एक ही कम्युनिटी के लोग आने लग जाते हैं, दोस्त यार दोस्त फैमिली वाले, जिस दिन वो जाते हैं आपका पूरा डिपार्टमेंट बंद सारा ही खाली हो जाता है डिपार्टमेंट। करेक्ट। तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान था। जब मेटा साइंस हम क्लाइंट को ढूंढने के लिए निकाल सकते हैं, तो मैंने सेम चीज़ हायरिंग में लगाई। उसको मैंने क्वालिफिकेशन पैरामीटर अपने ऐड में ही डाल दिए थे। तो हुएवर इज़ गिविंग मी नंबर, उसको पता है कि यार हमको इतना एक्सपीरियंस चाहिए, हमने ये मशीन चलानी आनी चाहिए, ये कंट्रोलर आना चाहिए और ये सिस्टम्स आने चाहिए, तभी ये लोग मेरे को हायर करेंगे। तो आई हैव क्वालिफाइड माई लीड इन द एड इटसेल्फ। बिल्कुल ठीक है। और ऑलमोस्ट जिससे भी बात हुई, एवरीवन वाज इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद अस। इससे पहले तो हम लोग ढूंढते थे, न्यूज़पेपर में ऐड देते थे सर। सो नॉट ओनली वी रिड्यूस द कॉस्ट, हमने उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करी। और सिंस वी रन दैट एड इन द हाफ अ किलोमीटर रीजन, तो मेरे को जो ऑपरेटर्स मिले उनका ट्रैवल टाइम ही 15 से 20 मिनट का रह गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वंडरफुल। तो इसके अलावा कोई और शेयरिंग जो आप कोई बताना चाहें कि आपने मार्केटिंग के अंदर यूज़ करा, सेल्स के अंदर यूज़ करा, हायरिंग के अंदर यूज़ कर लिया, क्या कोई, और आपने ये बताया कि सप्लायर्स के साथ भी आपने इससे साइंस को यूज़ करा और आपकी कॉस्ट भी आपकी लगभग 27% के आसपास तक कम हो गई, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो भी हम बात कर रहे हैं। और भी कोई ऐसी चीज़ जिसको आपने साइंस यूज़ करके इम्प्रूव करा हो, रिड्यूस करा हो, एक्सेलरेट करा हो? तो सर रिसेंटली हमने लिंक्डइन पे मार्केटिंग शुरू की है। जैसा ही आपको पता है कि लिंक्डइन अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसमें कॉर्पोरेट्स हैं, कंपनीज़ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, क्लाइंट्स भी हैं। तो रिसेंटली हमने जो लिंक्डइन मार्केटिंग में सेल्स नेविगेटर पे मार्केटिंग करना शुरू करा है। वी आर गेटिंग कॉन्टैक्ट्स, हमको कंपनीज़ मिल रही हैं। और रिसेंटली जो अमेजिंग थिंग मेरे साथ हुई कि लिंक्डइन तो मैं 3-4 सालों से यूज़ कर रहा था सर, पोस्ट भी डाल रहा था, लीड नहीं आ रही थी। जब आपकी नंबर साइंस समझी और अपने नंबर्स लिंक्डइन पे डाले, I got the first very lead without any ad. It was from Kolkata and a listed company. Though those people were astonished with my numbers, looking at my profile and numbers, and they give me a lead for a cosmetic product. वंडरफुल, 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 बहुत अमेजिंग ये आपकी शेयरिंग थी। इसके अलावा कोई और भी चैलेंजेस होते हैं एक छोटे बिजनेस ओनर्स के अंदर या मीडियम साइज बिजनेसेस के अंदर, जो आपको लगता है कि आप शेयर करना चाहोगे कि मेरे को ऐसा चैलेंज आया था, फिर मैंने उसको इम्प्रूव कर लिया या ओवरकम कर लिया? सर इसके अलावा हमने वीडियो मार्केटिंग को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया है अपने बिज़नेस में। अगर मैं बात करूं सेल्स की, तो जब हम लोग सेल्स की मीटिंग में जाते हैं तो ऑर्डर क्रैक कर लेते हैं, और जब हमारी टीम जाती है तो 80-90% टाइम वो खाली हाथ आते हैं। तो वीडियो मार्केटिंग को मैंने इस तरीके से यूज़ किया कि क्लाइंट की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती हैं, उसकी केस स्टडीज़ बनाई, कुछ प्रूफ्स बनाए और क्लाइंट के टेस्टिमोनियल लिए, और फिर सेल्स की टीम को पूरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बैंक दिया, जिससे मैंने अपनी पूरी टीम को ट्रेन किया। और रिजल्ट ये रहा, जो उनका 7 से 8% का कन्वर्जन होता था वो अब 25 से 27% तक पहुंच चुका है। 7 से 8% जो कन्वर्जन होता था, आप कह रहे हो 25 से 28% तक पहुंच गया है। तो नियरली आपका लगभग 4 गुना 4 टाइम्स आपका सेल्स कन्वर्जन रेट इंप्रूव हो गया फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग सेल्स टीम। यस। आपने सेल्स टीम सेम मेंटेन करी है या कुछ टीम के अंदर मेंबर्स चेंज करे हैं? एडिशन हुआ है सर, नॉट ओल्ड टीम इज देयर एंड वी हैव एडेड मोर पीपल बिकॉज नंबर ऑफ लीड्स वर मोर। तो जो आपके ओल्ड लोग थे, मतलब पुराने एम्प्लॉयज़ थे जी, उनका ही सेल्स का कन्वर्जन रेट आपने इंप्रूव कर लिया लगभग 4 गुना से। यस सर, दैट इज़ अमेजिंग। सो आपने बताया कि आपने 905 स्ट्रैटेजी यूज़ करी और आपने वीडियो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करी, और वीडियो मार्केटिंग से आपने सेल्स की टीम को ट्रेन करना शुरू करा, और 905 से कंटिन्यूटी बना के रखी आपने, ट्रेनिंग कैसे रेगुलरली करनी है। बिल्कुल सर, और उससे कन्वर्जन रेट बढ़ गया। कन्वर्जन रेट बढ़ेगा। ब्रिलियंट, दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल बिजनेस ओनर्स टू लर्न। 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपको एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपकी सेल्स कॉन्वर्सेशन टूट जाती है, इंक्लूडिंग आपका प्राइस बड़ा महंगा है, या मैं किसी और से ले रहा हूँ, या अभी सीज़न है या अभी सीज़न नहीं है, बाद में बात करना, या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या अभी सोच के बताऊँगा, या पूछ के बताऊँगा, या अभी मार्केट सर्वे कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। ऐसे ले दे के आपके पास 5, 8, 10 क्वेश्चंस ही होंगे जो आप किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस से रिलेट करते होंगे तो आपके पास आएंगे, और यहाँ पर मोस्टली आपकी कॉन्वर्सेशंस टूट जाती हैं। इसको बोलते हैं सेल्स ऑब्जेक्शंस। इसको टैकल करने की साइंस को बोलते हैं सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब आपकी कंपनी के अंदर सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे एक्सपर्ट पर्सन कौन है इसको हैंडल करने के लिए? वो है आप। अब आप ही बिजनेस ओनर हैं। अगर आपने अपनी सेल्स को, ऑब्जेक्शन को हैंडल कर लिया
क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ कि आप हैं, तो आपने ये चीज़ शायद ऑब्जर्व करी होगी कि जब आप खुद क्लाइंट से मिलने जाते हैं तो मरी हुई से मरी हुई लीड को भी आप कन्वर्ट करके वापस आ जाते हैं। वही सेम अगर आपकी सेल्स टीम को अगर कोई अच्छी खासी पकी पकाई लीड दो, वो उसके ऊपर भी रायता फैला देते हैं, वो उसके ऊपर भी गड़बड़ कर देते हैं। तो इसका मतलब आपका कन्वर्जन रेट जो है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू सेल्स टीम का, जिसका कन्वर्जन रेट आपका लो है। मगर कंपनी को तेज़ी से ग्रो करने के लिए, सेल्स को तेज़ी से ग्रो करने के लिए आपको अपनी सेल्स टीम का कन्वर्जन रेट ग्रो करना पड़ेगा। सो टिपिकली मैं ये थंब रूल ये मैं बोलता हूँ कि आपका जो भी कन्वर्जन रेट है, अगर आपकी सेल्स टीम का कन्वर्जन रेट उससे आधा है या उससे बेटर है, मतलब अगर आपका कन्वर्जन रेट 10% है, तो अगर आपकी सेल्स टीम का कन्वर्जन रेट 5% या 10% या उससे ज़्यादा है, देन यू आर इन ए गुड स्केलेबल कंपनी। अदरवाइज मोस्टली मैंने देखा है कि अगर लाला जी का कन्वर्जन रेट 10% है तो सेल्स टीम का आधा परसेंट, पौना परसेंट, 1% के आसपास घूम रहा होता है। द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग द सेल्स कन्वर्जन रेट ऑफ योर सेल्स टीम, इमीडिएटली आपकी कंपनी के अंदर जो है सेल्स की बारिश आ जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। इसको हम कैसे कर सकते हैं? वीडियो मार्केटिंग की हेल्प से और रेगुलर प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस की हेल्प से। तो आगे आने वाले टाइम के अंदर मैं किसी और वीडियो के अंदर या पॉडकास्ट के अंदर इसकी बहुत डिटेल में साइंस डिस्कस करूंगा। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें और आप बताएं कि आप कौन से ऐसे पॉइंट के ऊपर आप अटक रहे हैं, आपकी मार्केटिंग या आपकी सेल्स फंस रही है। उसी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग कोई एक वीडियो रिलीज़ करेंगे या नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। सो ग्रेट, लेट अस कम बैक टू दिस कॉन्वर्सेशन। सो अभिनव, आपने बोला था कि आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में जो कि स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम बिजनेसेस या बिजनेस ओनर्स इन जनरल लाला जी लोग फेस करते हैं। क्या सिचुएशंस है, क्या क्वेश्चंस हैं? लेट अस नाउ स्टार्ट आंसरिंग दोज क्वेश्चंस एंड डिस्कसिंग दोज पॉइंट्स। ओवर टू यू। सर, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बिज़नेस ओनर हैं, कम्युनिटी है हमारी, तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे। जब मैंने बताया कि मैं मनु सर के पॉडकास्ट में जा रहा हूँ, सो दे ऑल्सो वांटेड एन अपॉर्चुनिटी कि यार कुछ हमारे सवालों के भी जवाब मिल जाएं। हाँ। तो एक बहुत कॉमन सवाल है जो काफ़ी बिजनेस ओनरों ने पूछा है कि मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी में बेस्ट बनाता हूँ, लेकिन तब भी सेल्स नहीं आ पा रही। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मेरे को बहुत सारे बिजनेस ओनर्स लोग मिलते हैं और मेरे को बताते हैं, जैसे मैंने आपको बोला मैं उनको लाला जी बोलता हूँ, तो मोस्टली लाला जी बोलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है, बहुत ग्रेट है, बेस्ट इन क्लास है, मगर फिर भी बिक नहीं रहा। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो आपको मालूम है कि बहुत अच्छा है, मगर दुनिया को तो मालूम ही नहीं है बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मोस्टली क्या प्रॉब्लम होती है कि आपकी मार्केटिंग और आपकी सेल्स की स्ट्रैटेजी में गैप्स होते हैं। अगर आपको ये मालूम है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है इन कंपैरिजन टू व्हाट। तो अगर आपने बोला कि मार्केट के अंदर ये 2-3 टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, उनके अंदर ये कमी है, मेरा प्रोडक्ट उनसे इन कमियों को ओवरकम करने में या उन कमियों जो बाकी प्रोडक्ट्स में मेरे प्रोडक्ट में नहीं है, उसको अब आपको बताना है। किसको बताना है? जो एक्चुअल आपके टारगेट ऑडियंस है। और मार्केटिंग के अंदर जो है 3 क्वेश्चंस आपको क्रैक करने बहुत ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बात करनी किससे है? जो आपका प्रोडक्ट है उसके यूज़र्स, उनसे ही तो बात करनी है, और खासकर पोटेंशियल यूज़र्स जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहेंगे। सेकंड, अब आपको ये तो मालूम है बात इनसे करनी है, मगर आप उनको ईमेल भेजते हैं, ईमेल का जवाब नहीं आता। आप उनको व्हाट्सएप भेजते हैं, व्हाट्सएप का जवाब नहीं आता, जबकि आपको दिख रहा है कि दोनों टिक्स हो गई हैं और दोनों ब्लू हो गए हैं टिक्स, फिर भी जवाब नहीं आ रहा। आप कॉल करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते, या फिर आप बार बार मल्टीपल टाइम्स कॉल करने की कोशिश करते हैं तो या तो वो डांट देते हैं या आपको ब्लॉक कर देते हैं। ये प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपकी सेल्स टीम फेस करती है। अगर आपकी सेल्स टीम ये फेस करती है या कुछ और प्रॉब्लम फेस करती है तो लिखें कमेंट सेक्शन के अंदर, हम उसको भी अगले आने वाले पॉडकास्ट के अंदर टैकल करेंगे कि इसको कैसे टैकल करना है, कैसे उसको आपको हैंडल करना है। बट अगर ये आपका प्रॉब्लम है तो इसका मतलब अंडरलाइंग प्रॉब्लम आपको समझनी है क्या है। अंडरलाइंग प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास कोई नया कस्टमर आता है, तो अगर आपसे कोई नया कस्टमर बाय करता है, क्लाइंट बाय करता है, तो आपको तो मालूम है ना कि उसने मेरे से कितने रुपए का प्रोडक्ट बाय करा है या करेगा। उसकी वजह से आपका रेवेन्यू कितना बढ़ेगा, आपकी सेल का प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, सेल की वजह से प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, या फिर वो पूरे साल में कितने रुपए का माल खरीदेगा। तो आपको तो मालूम है ना, आपको उसको अपने साथ जोड़ के आपको क्या फ़ायदा होगा, मगर जिससे आप बात करने की कोशिश कर रहे हो क्या उसको मालूम है कि उसको आपके साथ जुड़ के क्या फ़ायदा होगा।
अगर आपको ये क्लियरली मालूम नहीं है कि सामने वाले को मालूम है या नहीं मालूम है, तो इसका मतलब आपकी मार्केटिंग फेल है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर सामने वाले को, जो आपका टारगेट ऑडियंस है, उसको नहीं मालूम कि आपसे जुड़ के उसको क्या फ़ायदा होगा, तो आपकी मार्केटिंग काम नहीं करेगी। आपके पास लीड्स और क्वालिफाइड लीड्स की हमेशा कमी रहेगी, और साथ ही साथ में लीड कन्वर्जन रेट हमेशा आपका पिटा रहेगा। अब इसको टैकल करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना कि उसको आपसे जुड़ के क्या फ़ायदा होगा, और इसके ऊपर एक और लेवल क्या है, मैं आपको इस साइंस को रिवील करता हूँ अभी, कि अगर वो आपसे जुड़ेगा तो उसको कुछ फ़ायदा होगा, कुछ बेनिफिट होगा, मगर अभी तो वो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, वो तो अभी किसी और से खरीद रहा है, आपके कॉम्पिटिटर से खरीद रहा है। तो अब आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है कि अगर आपसे जुड़ता, उसको बेनिफिट होता, अभी वो आपसे जुड़ा ही नहीं है, तो जो बेनिफिट है वो तो ज़ीरो हो गया, यानी कि वो लॉस हो गया। सो अब आपको इसी बात को और ज़्यादा पावरफुल तरीके से कन्वे करने की साइंस मैं आपको बता रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट कि मेरे से जुड़ के तुम्हारे को ये फ़ायदा होगा, अभी वो नहीं जुड़ा हुआ, तो अब आप उसको बताओ कि मेरे से नहीं जुड़े हुए इसलिए आपको ये लॉस हो रहा है। और इसके ऊपर भी एक लेवल की साइंस है कि आप इस लॉस को डिटेल में कैलकुलेशन करके बता सकते हो कि उसको कब कब कहाँ कहाँ कितना कितना लॉस हो रहा है, जिस साइंस को हम बोलते हैं 6KLH या स्टैब एंड ट्विस्ट। जब आपको ये समझ में आ गया कि उसको आपसे ना जुड़ने की वजह से इतना लॉस हो रहा है, आपका फ़ोन भी उठाएगा, आपकी कॉल का जवाब भी देगा, और उल्टा ही हो जाएगा कि आपको उनको कॉल करने की बजाय वो ही आपको कॉल करके आपसे बात करेगा कि सर आपसे मिलना है, मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, इस चीज़ के अंदर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, कैन यू हेल्प मी। जैसे ही ऐसा होगा, आपकी लीड्स हाईली क्वालिफाइड हो जाएंगी, आपके पास कस्टमर खुद चल करके आएगा, और थर्डली नेगोशिएशन या तो ख़त्म हो जाएगी या मेजरली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि अब वो सामने से चल के आ रहा है और बोल रहा है कि मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, मेरे को आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज की नीड है, क्योंकि मेरे को कुछ नुकसान हो रहा है जिसको आप फुलफिल करने में हेल्प कर सकते हो, उसको अवॉइड करने में हेल्प कर सकते हो। सो वापस इसके अंदर आ जाते हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है मगर बिक नहीं रहा। क्या मतलब है कि लोगों तक आप पहुंच नहीं रहे हैं, और आपका जो मैसेज है वो वीक है, या तो टारगेटिंग गलत है या मैसेजिंग गलत है। मैंने आपको दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन करा है। बात करनी किससे है, वो लोग जो पोटेंशियल बायर्स हैं आपके प्रोडक्ट के, और बात करनी क्या है कि अगर आपने मेरा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप यूज़ करेंगे तो आपको ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा, ये नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपने मेरा प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करा, तो जो आपको बेनिफिट होता वो नहीं हो रहा, तो वो नुकसान हो गया आपको। सो जैसे ही आप इन दो फैक्टर्स के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, इमीडिएटली आपकी लीड्स, आपकी क्वालिफिकेशन ऑफ लीड्स या क्वालिटी लीड्स या रिलीवेंट लीड्स आपकी बढ़ जाती हैं, कन्वर्जन रेट आपका बढ़ जाता है, और ओवरऑल तेज़ी से आपकी सेल्स और प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सो डज दैट आंसर द क्वेश्चन कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मगर सेल्स नहीं है? यस सर, यू हैव आंसर्ड इट वेरी ब्यूटीफुली, और आई थिंक सभी बिजनेस ओनर्स के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी इस आंसर से। बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव? सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर माय वन ऑफ माय फ्रेंड अमन। अब आप हमेशा कहते हैं कि मार्केटिंग ब्रांडिंग के लिए नहीं करनी चाहिए, प्रॉफिट के लिए करनी चाहिए। करेक्ट। लेकिन मैंने ये देखा है मैक्सिमम लोग ब्रांड 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 के पीछे भागते रहते हैं। उनका माइंडसेट कई बार ये भी होता है कि 20 लाख की अगर मशीन लेनी है तो वो एक बार भी नहीं सोचता, लेकिन मार्केटिंग के लिए 2000 खर्चने हफ्ते में भी उसको भारी पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों सर? बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाय अमन, ग्लैड दैट यू आस्क दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड बहुत लोग इस क्वेश्चन के बारे में मेरे से बात करते हैं। तो मैं जो है ना, हर एक चीज़ को, मेरी सुपर स्पेशलाइजेशन है कि मैं हर एक कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। सो ब्रांडिंग के ऊपर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो आपको क्या समझना है कि ब्रांड बनाना क्यों ज़रूरी है, वन, और लेटर से ब्रांडिंग के नाम के ऊपर अगर आप मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं तो एंड आउटकम क्या आएगा और कैसे आएगा और कब आएगा। अब आपको क्या समझना है कि लेटर से आपने कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अप्लाई करी, ब्रांडिंग के नाम के ऊपर, ब्रांड बनाने के नाम के ऊपर आपने पैसा खर्च करा। अब अगर आपने पैसा खर्च करना शुरू करा है तो कब जाकर के आपको पता लगेगा कि अब मेरा ब्रांड बन चुका है, अब मेरे को और ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वन, या फिर अब मेरा ब्रांड एस्टैब्लिश हो चुका है, अब मैं और खर्चा करने का नीड नहीं है, कैसे पता लगेगा, वन। और दूसरा कि आपको जो है कितने % श्योरिटी है कि अगर आपका ब्रांड बढ़ रहा है, आपका ब्रांडिंग हो रही है, तो उसका सेल्स के ऊपर इम्पैक्ट है या नहीं है। हाउ श्योर आर यू
कि अगर आपका ब्रांडिंग का एक्सपेंस बढ़ रहा है तो सेल साथ साथ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, क्या इन दोनों चीज़ों के बीच में कोई कोरिलेशन है? मोस्टली जब भी आप किसी ब्रांडिंग एजेंसी को, पीआर एजेंसी को या एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करते हैं तो वो आपको ब्रांडिंग के बारे में बात करते हैं और ये बोलते हैं कि ब्रांड हैज़ गॉट नो डायरेक्ट कोरिलेशन with sales and profits. Branding is only purely for creating awareness so that people start knowing you, your company, your brand, your product. यहाँ पर हम सेल्स के बारे में और प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट आ रहा होता इस स्ट्रैटेजी को करके तो वो एजेंसी शोर मचा मचा के आपको बोलते ये ब्रांडिंग करो, प्रॉफिट आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर आता नहीं है, ला नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते, इसकी वजह से आपको ये पढ़ाया और सिखाया और बताया ही यही जाता है कि ब्रांडिंग से आपको सेल्स और प्रॉफिट को डिस्कनेक्ट करना है, लिंक नहीं करना है। दैट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। अब मैं आपको एक डिफरेंट सिचुएशन के ऊपर बात करके बताता हूँ कि लेट अस से आपकी सेल्स तेज़ी से बढ़ रही हैं, आपके प्रॉफिट्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो क्या उस कंडीशन के अंदर हाउ श्योर आर यू कि आपका ब्रांड भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है? तो अब मैंने दो सिचुएशंस आपको बताई। सिचुएशन नंबर 1 कि जहाँ पर आप ब्रांडिंग के ऊपर खूब मेहनत कर रहे हो, खूब पैसा स्पेंड कर रहे हो, हाउ श्योर आर यू कि आपकी सेल्स भी साथ साथ बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब दूसरी सिचुएशन हो गई कि आपका जो है सेल्स तेज़ी से बढ़ रही हैं, आपकी कंपनी जो है प्रॉफिट तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो आपका ब्रांड तेज़ी से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? तो लोग मेरे को बोलते हैं कंडीशन नंबर 1 के अंदर देयर इज़ नो डायरेक्ट कोरिलेशन, बट कंडीशन 2 के अंदर अगर सेल मेरी बढ़ रही है प्रॉफिट मेरा तेज़ी से बढ़ रहा है तो 101% गारंटीड मेरा ब्रांड भी ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है। और फिर जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि ब्रांड में आप कब तक पैसा लगाते रहोगे जब आपको रियलाइज़ होगा कि अब मेरा ब्रांड बन गया है, तो लोग बोलते हैं कि जब सेल आनी शुरू होगी, जब मार्केट से रिस्पॉन्स आना शुरू होगा। तो इसका मतलब क्या ये ठीक नहीं हुआ कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ब्रांडिंग यू शुड स्टार्ट फोकसिंग ऑन सेल्स पार्ट एंड प्रॉफिट पार्ट ओनली? कि अगर आपकी सेल्स तेज़ी से बढ़ रही होंगी तो आपका प्रॉफिट भी तेज़ी से बढ़ेगा, ब्रांड भी तेज़ी से बढ़ेगा। तो अब लोग पूछते हैं कि क्या फिर ब्रांडिंग बिल्कुल बेकार, गलत कॉन्सेप्ट है? नहीं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप के बिजनेसेस होते हैं जहाँ पर ब्रांडिंग एंड मार्केट अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर हर एक टाइप के बिजनेस के लिए मार्केटिंग फॉर ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कौन से स्पेसिफिक टाइप के बिजनेसेस? टिपिकली वो प्रोडक्ट्स जो लो कॉस्ट हैं, उनको जब आपको मासेस तक पहुंचाना है तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि ये टूथपेस्ट जो है या ये शेविंग क्रीम जो है किस घर के अंदर किस पर्सन को चाहिए? तो उसके लिए आपको ब्रांड बेस्ड मार्केटिंग करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं मास मार्केटिंग। अब आपने एक ही झटके में 10 सेकंड या 20 सेकंड का ऐड बना करके आपने करोड़ों लोगों को दिखा दिया। अब जिसको नीड है वो जाकर के नेक्स्ट डे वो प्रोडक्ट अपनी नियरेस्ट शॉप से खरीद लेगा। अब मास मार्केट को ब्रांडिंग का नाम देकर के आपके बिजनेस में, आपका B2B बिजनेस है, B2C बिजनेस है, ज़रूरी नहीं है कि एप्लीकेबल हो। आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है? वो स्ट्रैटेजीज जो आपको ब्रांड बनाने की तरफ को प्रेरित करती हैं आपको नहीं करनी है। वो स्ट्रैटेजीज जो आपको सेल्स जनरेट करने में, प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करती है, आपको उनकी तरफ जाना है। मैं हमेशा बिजनेस ओनर्स को, लाला जी को बोलता हूँ, सेल के ऊपर फोकस करो, प्रॉफिट के ऊपर फोकस करो, ब्रांड आपका ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। व्हेन योर सेल्स वुड ग्रो दैट मीन्स लॉट मोर पीपल आर बाइंग कंपेयर टू अर्लियर। जब ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट का यूजेज, आपके बेनिफिट्स, आपके एडवांटेजेस ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। उनको आपकी डिलीवरी, आपकी पेमेंट टर्म्स, आपकी प्राइसिंग समझ में आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ रही है, प्रोडक्ट का जो आपका बेनिफिट और एडवांटेज है वो ज़्यादा दूर तक एंगेज कर रहे हैं लोगों को, क्रिएट कर रहे हैं अवेयरनेस, इसकी वजह से आपकी सेल बढ़ रही है। इसका उल्टा जब आप करते हो, आप सिर्फ फोकस ही अवेयरनेस के ऊपर करते हो, तो आप फोकस करते हो इंप्रेशंस के ऊपर, व्यूज़ के ऊपर, लाइक्स के ऊपर, क्लिक्स के ऊपर, इंप्रेशन शेयर के ऊपर, कमेंट्स के ऊपर। ये सारे के सारे बिल्कुल बेकार के मैट्रिक्स हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लाला जी। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए लीड्स, आपको चाहिए क्वालिफाइड लीड्स, आपको चाहिए सेल, आपको चाहिए प्रॉफिट, आपको चाहिए सेल्स कन्वर्जन रेशोज़। ये फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। और मैं मजाक में एक चीज़ और भी बोलता हूँ, वही एजेंसी जो आपको बोलती है कि सर आपका ना प्रोडक्ट, आपका कंपनी जो है ना अभी बड़ा नया है, ऑनलाइन के ऊपर तो आपको कोई जानता नहीं है,
तो पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको ना अपना ब्रांड डेवलप करना चाहिए, एस्टैब्लिश करना चाहिए। आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए जो कि हाईली एंगेजिंग हो, जो एंगेजमेंट क्रिएट करे, उससे आपके व्यूज़ आएंगे, आपके इंप्रेशंस आएंगे, आपके लाइक्स आएंगे, आपके हार्ट्स आएंगे, आपके कमेंट्स आएंगे, आपके शेयर्स होंगे। अब वो कहते हैं कि हम आपको 10,000, 20,000, 50,000 लाइक्स लेकर के दे देंगे और उसके लिए आपका पैसा खर्च होगा। अब यही चीज़ आप इसी एजेंसी से बात करो कि एजेंसी से पूछो आपकी फ़ीस कितनी है, वो बोलेगा 20,000 है, 50,000 है, 1,00,000 है। उसको आप ये बोलो कि ठीक है, एक काम करते हैं कि मैं तेरे को 40,000 रुपये की जगह 40,000 लाइक्स दे दूंगा, क्या ये तेरे को मंजूर है? क्या वो मान जाएगा इस बात को? यही चीज़ आप बोलो, पेट्रोल पंप पे जाओ अपनी गाड़ी लेकर के और उसको बोलो कि टंकी फुल कर दे, मगर इस बारी मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा, इस बारी मैं तेरे को 10,000 लाइक्स दूंगा। क्या वो टंकी फुल कर देगा? नहीं करेगा। अपने एम्प्लॉयज़ को बोलो कि इस साल तूने बड़ा अच्छा काम करा है, बोनस के अंदर मैं तेरे को 2,000 लाइक्स लेकर के दूंगा, इस साल तेरे को इस महीने सैलरी नहीं दूंगा, इस बारी मैं तेरे को 25,000 लाइक्स दूंगा। मान जाएगा वो? अरे अगर वो लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात, तो तुम्हारे को कैसे समझ में आ रही है कि मेरे को लाइक्स चाहिए, मेरे को कमेंट्स चाहिए, मेरे को शेयर्स चाहिए? सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है, पैसा जेब से हाथ से गया कितना, पैसा बैंक में आया कितना। लाला जी को सिर्फ ये दो चीज़ें समझनी है। जब तक किसी भी स्ट्रैटेजी के अंदर ये दो चीज़ें नहीं आएंगी आपके कंट्रोल के अंदर, आपकी ब्रांडिंग के ऊपर आपका पैसा खर्च करवा दिया जाएगा और रिजल्ट नहीं आएगा। सो दैट इज़ अ क्वेश्चन, दैट इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन अमन, कि ब्रांडिंग और सेल्स के अंदर से मैं बार बार ये बात करता हूँ कि ब्रांडिंग के ऊपर फोकस मत करो, सेल्स के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर फोकस करो। बैंक से कितना पैसा निकला और बैंक में वापस कितना पैसा आया, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। सो दैट इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन। वेरी वेल सेड सर। ये समझ में आ गया कि ब्रांड बनाने से सेल्स नहीं होती, सेल्स होने से और सेल्स बढ़ने से ब्रांड अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाता है। वेरी वेल सेड सर। यस, ग्रेट। सो व्हाट डू वी हैव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? सर, तो अब हम ROI की बात करते हैं एक बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से। आप कहते हैं ट्रैक एवरी पेनी, एवरी रुपी फ्रॉम ऐड टू इनवॉइस, कि ऐड चलाया, ऑर्डर आया, इनवॉइस कटा, माल गया और पैसा आया। लेकिन आज की डेट में बिजनेस ओनर के पास तो एक भी क्वालिफाइड लीड ही नहीं आती है या लीड भी नहीं होती है, तो वो कैसे सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें? हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं कि जो मैंने पहले क्वेश्चन का जवाब दिया था कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मगर सेल नहीं है। अब सेल नहीं है, इसका मतलब कि आपके पास लीड्स हैं, लीड्स कन्वर्ट नहीं हो रही हैं या लीड्स नहीं है। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो होता है कि मेरे पास लीड्स ही नहीं है तो सेल कैसे होगी। तो अब मैं आपको लीड जनरेशन के बारे में बात करता हूँ, तो जो कि मार्केटिंग का पहला क्वेश्चन भी है कि बात करनी किससे है। और अगर हम बात करते हैं कि हमारी लीड्स आती हैं मगर क्वालिफाइड लीड्स नहीं हैं, तो यहाँ पर फिर से मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। तो पहले मैं सिंपलर जवाब देता हूँ कि लीड्स तो आ रही हैं मगर कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, क्वालिफाई नहीं हो रही हैं। सो इसका बड़ा ही सिंपल चीज़ है कि अगर आप मार्केटिंग के अंदर कोई भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा पैसा लगा कितना, पैसा वापस कितना है, जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट सिस्टम। मेजर करने के लिए अब आपने यहाँ पर सिस्टम लगा लिया, अब आपने लीड्स जनरेट करनी शुरू करी मगर वो कन्वर्ट नहीं हो रही। तो आपको देखना है क्या लीड्स क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड लीड्स हैं, कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब सेल्स टीम का गड़बड़ हो रहा है। अगर लीड्स हैं मगर क्वालिफाइड नहीं है, इसकी वजह से कन्वर्ट नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब लीड्स ही गलत आ रही हैं। तो अब आपको ये साइंस समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं और वो हमारे को वो रिजल्ट्स नहीं देती जो हम चाहते हैं कि वो दे, तो टिपिकली यहाँ पर दो गलतियाँ होती हैं। गलती नंबर 1, या तो आप सही लोगों से बात नहीं कर रहे, जिसको हम बोलते हैं टारगेट ऑडियंस, या फिर आप सही बात नहीं कर रहे, दैट मीन्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन। और बार बार जब मैं लोगों से बात करता हूँ, इंडिविजुअली बिजनेस ओनर से बात करता हूँ, उसके बिजनेस के अंदर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डिग करना शुरू करता हूँ, तो निकल करके आता है टारगेटिंग गलत है, कम्युनिकेशन गलत है, और दोनों ही गलत हैं। मोस्टली बिजनेस ओनर्स के केस में वो पता नहीं क्या सोच के गलत टारगेटिंग को फोकस कर रहे होते हैं और गलत कम्युनिकेशन मैसेज के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लीड्स की कई बारी लीड्स ही नहीं होती। कई बारी ऐसा भी देखा है कि लीड्स तो भर भर के आ रही हैं मगर क्वालिफाइड ही नहीं है। खासकर मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा, रियल एस्टेट का एग्जाम्पल है। वो हर महीने 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 5,000 लीड्स जनरेट कर रहे हैं मगर लीड्स क्वालिफाइड ही नहीं है। जब मैंने उनसे बात करनी शुरू करी तो बात करने के बाद ये पाया
अब ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, मेरे को थोड़ा वर्ड्स अपने केयरफुली चूज़ करने पड़ेंगे कि मैं इसको कैसे बताऊं, क्योंकि रियल एस्टेट के अंदर जो है ना, जब आपका पैसा लगता है तो दो टाइप का होता है। ओके, अब उन्होंने बोला कि प्रॉपर्टी की एक्चुअल कॉस्ट जो है, जो प्राइस है, वो तो है हमारा लेट अस से 80 लाख के आसपास, मगर जो 1 नंबर वाला है वो लगभग आधा है। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने मार्केटिंग के अंदर, एडवर्टाइजिंग के अंदर डाल दिया 40 लाख ऑनवर्ड्स। अब लीड्स जनरेट होनी शुरू हो गई, हज़ारों लीड्स भर भर के आ रही हैं वहाँ पर। अब गड़बड़ क्या हो रही है, लीड्स तो क्वालिफाइड है ही नहीं। अरे भाई, आपने दिखाया 40 लाख का मेरा प्रोडक्ट है, तो मार्केट के अंदर वही लोग तो कनेक्ट करेंगे आपसे जो 35, 40, 45 लाख का बजट लेकर के बैठे होंगे, और उनको भी हैरानी होगी, इतना बढ़िया बिल्डर, इतना बढ़िया प्रोडक्ट 40 लाख का मिल रहा है, ले लो फटाफट। अब जब उन्होंने बात करनी शुरू करी, जब आपने बताया कि नहीं नहीं है नहीं 40 लाख का, एक्चुअली इतने का है, तो इसका मतलब स्ट्रैटेजी के अंदर आपकी टारगेटिंग भी गलत हो गई, आपकी मार्केट मैसेजिंग भी गलत हो गई। लीड्स तो कहने को आ गई 3,000, 4,000, 5,000 भर भर के। लीड की कॉस्ट भी आपकी 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये के ऊपर आ रही है। लाला जी को बड़ी खुशी हो रही है कि मेरा पैसा बच गया, क्योंकि इतनी सस्ती और इतनी ज़्यादा लीड्स आ रही हैं। मगर लाला जी ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि मार्केटिंग ही सारी गलत हुई है। 3,000 में से एक भी लीड काम की नहीं है और एक भी कन्वर्जन नहीं आया। तो आपको समझ में आया क्या गड़बड़ हुई यहाँ पर, क्या गलती हुई। सो यू मस्ट स्ट्रैटेजाइज इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि सही लोगों से बात करनी है और सही बात करनी है। जब तक ये दोनों चीज़ें आपस में फिट नहीं बैठेंगी, आपको या तो लीड्स ही नहीं आएंगी या काम की लीड्स नहीं आएंगी, और इन्हीं दोनों रीज़न की वजह से आपका मार्केटिंग का सेल्स कन्वर्जन भी पिटा हुआ होगा, और कन्वर्जन होगा ही नहीं, सेल्स ही नहीं बढ़ेगी और प्रॉफिट ही नहीं बढ़ेगा। सो यू नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन टारगेटिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। सो दैट आंसर्स आवर क्वेश्चन नंबर 2 कि इसको कैसे हमारे को करना है कि लीड्स जो है काम की नहीं आ रही हैं। अब हम बात करते हैं लीड्स ही नहीं आ रही हैं या लीड्स हैं ही नहीं। तो सबसे पहले आपको इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए आपको समझना है कि आपको बात करनी किससे है, हु इज़ योर टारगेट ऑडियंस। ये पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि अभी तक आपसे किन लोगों ने बाय करा है, किन लोगों ने बाय करा है। तो आपको अगर ये समझ में आता है कि अभी तक जिन लोगों ने बाय करा है उनका अप्रॉक्सीमेट प्रोफाइल ये है, तो आप उस प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हो, उस टाइप के, उस प्रोफाइल के और लोगों को ढूंढना शुरू कर सकते हो। अब इसी के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल को एक स्टेप आगे और लेकर के चलता हूँ कि 80 लाख रुपए का प्रॉपर्टी का वैल्यू है और दोनों टाइप का सामान है, उनके पास सामान चाहिए। तो आपको देखना है कि पहला वाला किसके पास होता है और दूसरा वाला किसके पास होता है। तो अब हमारे को पता लगा कि अगर आसपास के मार्केट के जितने व्यापारी हैं, जिस तरीके का उनका बिजनेस है, तो उनसे दूसरा वाला नंबर का बहुत ज़्यादा जनरेशन होता है। तो क्या हम उनको टारगेट करें ताकि हमारे से रिलेवेंट लीड्स का जनरेशन होगा, और जब उनको समझ में आएगा कि कैसे इसको हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं पैसा ग्रो करने के लिए, तो उनका भी इंटरेस्ट बनेगा। सो यहाँ पर अब आपको स्ट्रैटेजाइज करना है कि बात करनी किन से है और बात करनी क्या है, ताकि उनका इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस, आपके कंपनी और आपके बारे में डेवलप हो जाए। और उसके बाद जब आप उनको बताओगे कि हमारे से जुड़ के क्या फ़ायदा होगा, या इससे भी ज़्यादा बेटर है कि हमारे से नहीं जुड़े तो आपको क्या नुकसान होगा, तो वहाँ पर आपकी सेल्स कन्वर्जन रेशियो भी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। सो अगर आपके पास लीड्स नहीं है तो आपको देखना है बात करनी किससे है और करनी क्या है। अगर लीड्स हैं मगर क्वालिफाइड नहीं है या कन्वर्जन उसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, सेल्स कन्वर्जन रेट आपका पिटा हुआ है, तो इसका मतलब आपका इन्हीं दोनों फैक्टर्स में कुछ भयंकर गड़बड़ हो रही है। सो आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। मनु सर, मेरा एक सवाल है। अब जैसे हमने डोमेस्टिक मार्केट को बहुत अच्छे से छाप लिया है, लीड्स आने लग गई हैं, कन्वर्जन इंप्रूव हो रहा है और ओवर द टाइम ये और अच्छी इंप्रूव होंगी। अब मेरा फोकस है कि मैं एक्सपोर्ट्स में इंटरनेशनल मार्केट को एक्वायर करूँ। तो क्या आपकी वो स्ट्रेटजीज जो आपने सिखाया वो एक इंटरनेशनल मार्केट में भी काम करेंगी, या उसके लिए हमें कुछ डिफरेंट तरीके से डिफरेंट अप्रोच लेके या स्ट्रेटजी बनाकर? यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने अभिनव। सो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है जहाँ पर डिजिटल या स्ट्रेटेजिक डिजिटल मार्केटिंग या स्ट्रेटजी मार्केटिंग यूज़ करें और उसमें रिजल्ट्स ना आए। आपने एक क्वेश्चन पूछा नहीं है, मगर मेरे से बहुत बारी क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मेरा बिज़नेस जो है एक्सपोर्ट्स है, मेरा बिज़नेस B2B है, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग मेरे लिए हेल्पफुल होगी? तो मैं उसके अंदर बार बार बताता हूँ कि अगर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करें
तो क्या आपका बिजनेस बढ़ सकता है, चाहे वो एक्सपोर्ट का बिजनेस हो, चाहे वो रिटेल का बिजनेस हो, चाहे आपको रिटेल में वॉक-इन्स जनरेट करने हैं या एक्सपोर्ट के क्लाइंट्स लाने हैं। अगर आपका जवाब है हाँ कि मेरा कोई भी बिजनेस है, अगर मैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करता हूँ और मेरा बिजनेस बढ़ सकता है, तो डिजिटल मार्केटिंग से 101% गारंटीड बढ़ सकता है। अब उसमें सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा कि आपका प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपके एक्सपोर्ट के बायर्स जो हैं वो कहाँ पर बैठे होंगे? वो ऑब्वियसली किसी और कंट्री के अंदर होंगे। वो कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगे? वो या गूगल के ऊपर होंगे या लिंक्डइन के ऊपर होंगे। तो अब यहाँ पर हमारे को गूगल और लिंक्डइन की साइंस यूज़ करनी है। लिंक्डइन के ऊपर, जस्ट टू शेयर विद यू, पूरी दुनिया के 200 कंट्रीज से लगभग 115 करोड़ लोग लिंक्डइन यूज़ करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो एम्प्लॉयज़ हैं, ये वो एम्प्लॉयर्स हैं जो अपनी जॉब के अंदर अपनी ग्रोथ ढूंढना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, और एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अपनी कंपनी के अंदर अपनी कंपनी को और बेटर इंप्रूव करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड क्लाइंट गेटिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड इंक्रीजिंग इन सेल्स एंड प्रॉफिट्स। अगर आपके पास ऐसा प्रोडक्ट या आपके पास ऐसी सर्विस है जो आपके उनके ऑब्जेक्टिव को हेल्प कर दो मीट करने में, यानी कि अगर आप दूसरे कस्टमर के या उन लोगों के जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट उनकी या आपकी सर्विस उसको ग्रो करने में हेल्प कर सकता है, वो आपकी बात सुनने को तैयार हो जाएगा। सो व्हाट वुड बी द बेस्ट प्लेटफॉर्म? एक्सपोर्ट के केस में लिंक्डइन। हालांकि लिंक्डइन एक तरीका है, एक टेक्निक है। मैं एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड जो है मैंने 17 अलग अलग स्ट्रैटेजीज डेवलप करी हैं। उसका मेरा पूरा कोर्स भी है जिसको मैं बोलता हूँ हाई स्पीड एक्सपोर्ट्स, जहाँ पर मैंने 3 दिनों के अंदर इस साइंस को बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, जिसके अंदर मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई हैं। लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज। इसके अलावा एग्जीबिशन मार्केटिंग, जिसको मैंने आज के पॉडकास्ट के शुरू में बताया था कि एग्जीबिशन मार्केटिंग मत करो मत करो मत करो, पैसा जल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एग्जीबिशन मार्केटिंग के खिलाफ हूँ। मैं कहता हूँ एग्जीबिशन मार्केटिंग समझ लो। एग्जीबिशन मार्केटिंग अगर आपने सही से कर दी, आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसको आप स्केल कर लो। तो एग्जीबिशन मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है उसके अंदर एसोसिएशंस की स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर एम्बेसी स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर आपकी लिंक्डइन की स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर गूगल की स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर फेसबुक की स्ट्रैटेजी है। हाँ, फेसबुक से भी आप अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस ग्रो कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू नो द साइंस एंड यू डू इट राइट। सो अगर आप कहते हैं मैंने डोमेस्टिक छाप लिया, अब मैं एक्सपोर्ट पे फोकस करना चाहता हूँ, क्या डिजिटल मार्केटिंग हेल्प कर सकती है? मैं आपको कहूँगा डिजिटल मार्केटिंग से बेटर कुछ और है ही नहीं जो आपको हेल्प कर सके। सो डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट, the fastest and the most economical way to market your products and improve your sales and profits, increase your sales and profits. So that is how I would respond to this question. Does that make sense? Yes, obviously. तो मनोज सर, मेरा आखिरी सवाल, आज 2025 हो चुका है और मैंने पिछले 15 साल में देखा कि कैसे एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमारे देश में अभी भी करोड़ों बिजनेस ओनर ऐसे हैं जिनका भी माइंडसेट ही तैयार नहीं हुआ मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से। और जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है, एआई ने धूम मचा रखी है पूरे दुनिया में, तो आपके लिए उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है? क्योंकि अगर वो आज अपना माइंडसेट ही चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो 2027-28 में क्या होगा बिजनेस की सिचुएशन उनकी? 2027-28 में मार्केट भी होगी, बिजनेस भी होगा, मगर ये पर्सन या ये बिजनेस होगा कि नहीं होगा, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। क्योंकि एक टाइम था जब मेरे को लगता था कि सारे टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हमेशा रहेंगी, कन्वेंशनल भी डिजिटल भी, दोनों का कोएग्जिस्टेंस होगा। मगर मेरे लिए खुद ये बहुत बड़ा शॉक था जब कोविड के टाइम के ऊपर हम सब लोग घरों के अंदर बैठ गए थे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो कन्वेंशनल मार्केटिंग थी, मीटिंग्स की, डोर टू डोर सेलिंग की, ख़त्म, क्योंकि कोविड के अंदर आप घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। आउट ऑफ होम की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, जहाँ पर आप होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर्स, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ लेटर्स वगैरह भेजते थे, सब ख़त्म, क्योंकि आप ना घर में कुछ ले जा सकते थे, ना कहीं किसी को कुछ भेज सकते थे। तो उस टाइम पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार डिजिटल इज़ परहैप्स वे मोर सुपीरियर एंड पावरफुल देन द कन्वेंशनल मार्केटिंग, बिकॉज उस टाइम के ऊपर वो लोग बहुत अच्छा कर पाए, सर्वाइव कर पाए और ग्रो कर पाए जिनकी मास्टरी डिजिटल के ऊपर थी। तो अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि उन 2-3 सालों के अंदर जब हम घरों के अंदर बैठे थे कि लोगों का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आना था, डिजिटल की एक्सेप्टेबिलिटी आनी थी, वैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिश नंबर्स थे कि शायद उस एक्सेप्टेबिलिटी को आने में 2028-29 तक लग सकता है, 6-7 साल।
मगर वो उन 1.5-2 सालों के अंदर वो 6-7 साल का सारा एक्सेलरेट हो गया एंड एवरीबडी बिकेम वेरी कंफर्टेबल विद डिजिटल। सो जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, आज से अगर हम 2020 के आसपास की बात करते हैं या 2019 की बात करते हैं, तो मेरी वर्कशॉप्स जो है ऑफलाइन होती थी और मैंने एक बारी कॉन्सेप्चुअली प्रपोज करा था कि मैं ऑनलाइन करूँगा। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि सर ऑफलाइन के अंदर जो मज़ा है ऑनलाइन के अंदर कैसे आएगा। आज की डेट में जो है बिल्कुल उसका उल्टा हो गया है। सर ऑनलाइन के अंदर जूम के ऊपर रखो ना, ऑफलाइन के अंदर आप बुलाते हो, आना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, उठ के सवेरे नहाना पड़ेगा, तो ये टेंशन लगती है। तो वहाँ पर तो मैं बिना ये सारी मेहनत करे मैं जूम के ऊपर अटेंड कर सकता हूँ। तो बिहेवियर अब जो है बिल्कुल कंप्लीटली उल्टा हो गया है ऑन ए लाइटर नोट। सो द कॉन्टेक्स्ट इज कि जो हमारे को पहले लगता था कि ऑफलाइन ही सब कुछ है, अब हमारे को समझना है कि ऑनलाइन उसका एक मेजर चंक जो है लपेट के अपने पास ले जा चुका है। सो अगर आज की डेट में आप और आपका बिजनेस ऑनलाइन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको उसकी स्ट्रैटेजीज़ की समझदारी नहीं है, तो आप जो है गेम के अंदर लेट होते जा रहे हैं। 2027-28 के अंदर जो है आपके लिए और बड़े चैलेंजेस हो जाएंगे बिजनेस को ग्रो करने के अंदर, अगर आप 25 के अंदर डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट नहीं करते। और ऑन ए क्लोजिंग नोट मैं आपको स्टार्ट करने के लिए बोलूँगा कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा मार्केटिंग को समझना, डिजिटल मार्केटिंग को समझना। कोई पैसा खर्च करने के बजाय आप मेरा वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट क्यों नहीं स्टार्ट करते? बिल्कुल फ्री है। अगर आपका कोई बिजनेस है, आप रिटेल शॉप ओनर हैं, आपके पास रिटेल चेन है, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी हैं, आप मार्केटिंग एजेंसी हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, सॉफ्टवेयर एजेंसी हैं, एक्सपोर्टर हैं, कोई भी बिजनेस हो आपको डिजिटल हेल्प कर सकता है। आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अगर आपको सही मिल जाए, आपका बिजनेस तेज़ी से ग्रो कर सकता है। सो सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझने का, जो कि आप अगर आज सीखें और कल से आपके लिए वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दे आपके बिजनेस में, आपके सेल्स के अंदर, आपके प्रॉफिट्स के अंदर, ग्रोथ लाने के अंदर, तो उसका बेस्ट तरीका है कि आप मेरा वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट से आप स्टार्ट करिए। उसका लिंक, उसको कैसे एनरोल करना है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। उसको क्लिक करके आप मेरी कम्युनिटी है जिसको मैं बोलता हूँ प्रॉफिट एक्सप्लोजन कम्युनिटी, उसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। आप उसको लिंक को क्लिक करके आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। और वेडनेसडे बिजनेस ब्रेकफास्ट में हर वीक क्या टॉपिक होगा, क्या टाइम होगा, क्या लिंक होगा ज्वाइन करने का, वो मैं हर वीक वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। सो आई थिंक इट इज़ द फास्टेस्ट एंड द बेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड on your journey of strategic marketing, strategic sales and digital marketing. So that is how you can immediately get started. वेरी वेल सेड सर, आपने बहुत खूबसूरती के साथ सारे सवालों का बहुत बढ़िया जवाब दिया। और आई थिंक बिजनेस ओनर्स के मन में जितने भी डाउट थे कि माइंडसेट चेंज करने की जो ट्रिगरिंग पॉइंट था, हम लोग उनको इस रीच पे ले जाने में हेल्प कर चुके हैं या कर पाएंगे। हाँ बिल्कुल। सो जैसे मैंने आपको बताया, अभी तक मैं लगभग 10,000 लोगों को 13 अलग अलग कंट्रीज से हेल्प कर चुका हूँ। ये मेरे पास इस चीज़ का तो 100% गारंटीड प्रूफ है कि साइंस काम करती है। तो ये साइंस आपको सिर्फ समझनी है और उसको आपने डिप्लॉय करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करते ही इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी, जस्ट 1 मिनट और लूँगा इसको एक्सटेंड करने के अंदर। कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जहाँ पर आपको पहले हफ्ते में रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पर आपको पहले महीने में रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे, और फिर कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पर आपको पहले क्वार्टर में रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं ऐसी कोई स्ट्रैटेजी, कोई ऐसी साइंस की बात नहीं करता जहाँ पर आप बस उसको कर लो, इम्प्लीमेंट कर लो, पैसा लगा लो, मगर रिजल्ट्स की अपेक्षा मत रखो, रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखो। मेरा पॉइंट स्टार्ट ही यहीं से होता है। आपको, लाला जी को, इतनी मेहनत से आप पैसा कमाते हो, आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग के अंदर अगर आप पैसा लगा रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका आउटकम क्या आ रहा है, उससे सेल कितनी आ रही है, उससे प्रॉफिट कितना आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। मगर अनफॉर्चुनेटली a lot of times I've seen कि लाला जी इतनी मेहनत से पैसा कमाते तो हैं, मगर किसी और के हाथ में रख के दे आते हैं और वहाँ से कोई रिटर्न नहीं आता, कोई प्रॉफिट नहीं आता, कोई सेल नहीं आती। सो दिस इज़ व्हाट आई नीड टू चेंज, दिस इज़ व्हाट वी need to change together. So with that note, I'll thank you and say goodbye, and I'll see you in my next podcast. Thank you. Bye bye.